पूरे लेक्चर में क्या करने वाले हम लोग? पूरे लेक्चर में सबसे पहले यूपीएससी यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये काम करने वाले हैं, ठीक है। फिर दूसरा काम करने वाले हैं, दोनों के सिलेबस में डिफरेंस देखने वाले हैं। तो पहला काम ये पीवाईक्यू, फिर दोनों के सिलेबस में डिफरेंस देखने वाले हैं, और फिर देखने वाले हैं दोनों की डिमांड क्या क्या है, डिमांड क्या क्या है, और फिर देखने वाले हैं हम लोग क्या करेंगे, यूपीएससी हिंदी क्या करेगी, ताकि आपका कमाल हो जाए एग्जाम में। मैं एकदम इस बात को लेकर पूरा गारंटेड हूं, 100% गारंटी हूं, ठीक है, कि आपने ये क्लासेस अगर की, समझी क्लासेस, समय दिया, तो मेंस एग्जाम में आप इसका कमाल देखोगे। ये सिंपल सी बात है। जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग ध्रुव बैच की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्रुव बैच को मैं शॉर्ट में आपसे बता दूं तो आपका जो यूपीएससी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है, अगर मैं यहां पर सीधे सीधे बताऊं, यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है आपका 28 मई को, ठीक है, और यूपीपीसीएस का प्रस्तावित है, मान के चलिए 5 जून को, ठीक है, 5 जून को ये आपके एग्जाम है। और हमारा टारगेट ये है यूपीएससी हिंदी का कि इससे पहले आप मेंस के लिए अपने आप को पूरी तरह से मजबूत पाए, आप अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि मेंस का पेपर से आपको डर ना लगे। देखिए एक बात समझिएगा, जब आप प्रीलिम्स देने जाते हो ना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, और एक बार कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से इस बात को बताएगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे कई सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनको मैं प्रॉपर जानता हूं, है ना, भैया दीदी प्रॉपर सही से जानता हूं। वो लोग पता है क्या करते हैं, और आप में से भी एक बार ईमानदारी से दिल की आवाज सुन के एक बार इस बात को बताएगा कि सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। प्री देने जाते हो तो लगता है डर, ठीक है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, एग्जाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और प्री देने जाते हो तो सोचते हो, जब प्री एकदम तैयारी खूब कर रहे होते हैं, पूरे साल भर पढ़ाई कर रहे होते हो, और जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पास जाते हो तो लगता है यार मेंस नहीं तैयार है, यार मेंस सही से तैयारी नहीं हुई, मेरा ऑप्शनल रह गया, जीएस में यार अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैंने आंसर राइटिंग की कभी प्रैक्टिस नहीं की। और फिर कहते हो एक काम करता हूं, इस बार स्किप कर देता हूं प्रीलिम्स, इस बार पहले मैं मेंस की तैयारी ढंग से करूंगा, ठीक है, प्रीलिम्स की तैयारी सर लास्ट में करूंगा, और आप पेपर आराम से स्किप कर देते हो। अभी रिसेंटली हम लोग जो मेंटरशिप की क्लासेस चला रहे हैं, तो उसमें मैं पर्सनली लोगों से बात भी कर रहा हूं, 1-to-1 बातें भी कर रहा हूं, ठीक है। कुछ उसके शॉर्ट्स वीडियो अब तक अपलोड भी हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा प्राइवेसी है तो मत प्लीज अपलोड कीजिए, तो हम लोग ने अपलोड करना बंद भी कर दिया है। कुछ लोग ही कर देते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। वहां पर भी ये बात आई थी, एक मैम से मेरी बात चल रही थी, उन्होंने सीधे ये बात बोली कि सर पहले मैं जब तैयारी कर रही थी तो मेरा ये था कि मेरी इंटरव्यू कॉल तो आ जाए, है ना, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तो मुझे लग रहा है कम से कम मेरा प्रीलिम्स निकल जाए, कम से कम मेरा प्रीलिम्स निकल जाए। तो मैंने कहा देखिएगा एग्जाम तक ये होगा, आपको लगेगा एक काम करती हूं, इस बार स्किप कर दूंगी, अगली बार फिर से तैयारी करूंगी। ये चीजें होती हैं, ये चीजें आपके साथ होती हैं। ये बेसिकली जो बैच है, ये जो ध्रुव में हम लोग काम करेंगे, ये आपका ये जो मेंस वाला जो आपके दिमाग में जो प्रॉब्लम होती है ना कि यार पता नहीं यार मेंस की तैयारी हो पाएगी सही से कि नहीं हो पाएगी, है ना, मेंस हमें आता है कि नहीं आता है, हमारा तो मेंस का कुछ पढ़ा ही नहीं है। हमारे साथ जो यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे हिंदी इंग्लिश कोई मीडियम हो, हिंदी इंग्लिश कोई मीडियम हो, मैं रेगुलर मेंटरशिप की क्लास दे रहा हूं, वहां पर भी ये प्रॉब्लम आती है, सर हमारे लिए मेंस का कुछ पढ़ा हुआ नहीं है। तो मैं समझाता हूं, मैं कहता हूं यार मेंस में ऐसा कुछ अलग से आता है क्या, मेंस के लिए मेंस में ऐसा कुछ अलग से, मेंस में 1+1 = 3 हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ होना नहीं है। मेंस में गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल आया और प्रीलिम्स से गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल आया, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? कोई अंतर नहीं है, दोनों तो एक ही चीज है, कोई अंतर होता ही नहीं है। मुझे ये बात आज तक नहीं समझ में आई जब वो कहते हैं सर मेंस के लिए मेरा कुछ कंटेंट तैयार नहीं है। तो ये बैच आपका वो बहाना भी खत्म कर देगा। ये बैच करने के बाद आपको ये लगेगा मेंस के लिए तो मेरी सब चीज तैयार है। टारगेट हम लोग का ये है कि 500 प्रश्नों के माध्यम से, 500 प्रश्नों के माध्यम से यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों का, है ना, अभी मैं प्रॉपर बताऊंगा, एग्जैक्ट 500 नहीं होंगे, 500 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 10-5% कम भी हो सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों का कंप्लीट सिलेबस हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आप देखोगे सिलेबस, अगर सिलेबस में ये है, सपोज ये है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, ये है मान लो सिलेबस, ठीक है, यानी सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। तो पहली बात तो ये भी बता दे रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बैच है, किसी बैच के लिए साथ कोई भेदभाव नहीं है, दोनों लोग को समझ में आएगा। कंटेंट जो भी दिया जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। यहां पे जो मैं बताऊंगा बात, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। हालांकि मेरी इंग्लिश ऐसी नहीं है कि मैं पूरी स्टेटमेंट आपको इंग्लिश में बोलूंगा, नहीं, मैं जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे भौतिक भूगोल है या विश्व है, तो विश्व का मतलब वर्ड और भौतिक भूगोल का मतलब फिजिकल ज्योग्राफी।
ये चीजें मैं प्रॉपर आपको जो कीवर्ड्स होते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में इस बात को बताऊंगा। आप ये सोचे कि मैं एकदम अंग्रेज बन जाऊं। सो गाइस लेट्स डिस्कस सेकंड क्वेश्चन, है ना, यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन 2019, ऐसे मैं नहीं डिस्कशन करने वाला। लेकिन मैं प्रॉपर जैसे आपसे बातचीत कर रहा हूं, अगर आपको मेरी मेंस की मेंटरशिप क्लास समझ में आती है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी बैच में आराम से चीजें समझ में आ रही है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम, किसी एक व्यक्ति ने भी आज तक शिकायत नहीं की कि सर मेरा इंग्लिश मीडियम मुझे चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आपको यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने मन से पूर्वाग्रह, ठीक है, प्रीजुडाइज, यही कीवर्ड्स होते हैं, हटा के ये डिस्कशन देखिएगा, ठीक है। तो जैसे आप समझिएगा करने क्या वाले हम लोग, थोड़ा सा इस बात को स्टार्ट करते हैं, फिर सिलेबस देखेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे, हर चीज करेंगे। तो पहले इस बात को समझिए, करने ये वाले हैं, जैसे ये पहला टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, यानी विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। अब सीधी बात है, यहां पर सिलेबस आपको समझ में नहीं आएगा विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं क्या है भाई, नहीं क्लियर, दिमाग में नहीं चल रहा है कि क्या है भाई विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। लेकिन जब आप इसको डिकोड करोगे, जब आप इस, अब डिकोड भी कैसे होगा वो भी बताऊंगा। जैसे जो लोग भाई नहीं ज्वाइन करते हैं बैच, तो वो लोग अपने मन से भी ये काम आराम से कर सकते हैं, बशर्ते बस ये है अपने मन से यही काम करने में आपको 2 साल लग जाएगा, और हम लोग आपका 2 साल बचाएंगे, 2 महीने में वो काम करवाएंगे, क्योंकि हमने पहले से 2 साल लगा रखे हैं, ठीक है। तो वही इन्वेस्टमेंट है, ऐसे समझ लो, सिंपल सी बात है। तो अब जैसे ये सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, तो अब ये कैसे समझ आएगा भैया सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है। तो इसके लिए एक हमारे पास एक होता है टॉर्च, उसको बोलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आप 7-8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा ये चीजों को आप 5 भागों में वो कर सकते हो, आप डिकोड कर सकते हो। कौन से 5 पार्ट हैं? तो पहला पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी, है ना, इसका मतलब होता है जलवायु विज्ञान, तो पहला ये। दूसरा हो गया ओशिनोग्राफी, मतलब समुद्र विज्ञान। तीसरा पार्ट हो गया जैव जियोग्राफी, जैव भूगोल, मतलब बायो जियोग्राफी, ठीक है। चौथा हो गया जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, मतलब भूगर्भ विज्ञान, इसको ये कह सकते हो, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। और 5वां हो गया आपका पर्यावरण, यानी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं, सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं, तो इन 5 चीजों से प्रश्न बन सकता है। जैसे इससे क्या बनेगा प्रश्न, अब हम आएंगे इसको डिकोड करने। तो पहले हमने पता कर लिया कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का क्या मतलब है। तो जब हम उसको हमने 5 पार्ट में तोड़ दिया, तब हम आएंगे इसको क्लाइमेटोलॉजी को डिकोड करने। कि क्लाइमेटोलॉजी में क्वेश्चन बनेगा भारत में मानसून, ठीक है, भारत में मानसून किस तरह से भारतीय संस्कृति को प्रभावित करता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हाउ इंडियन मानसून अफेक्ट्स इंडियन कल्चर, ठीक है। तो ये आप समझिएगा, तो ये क्या है, जब हम इसको तोड़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे कि अमेजन या फिर विश्वतीय क्लाइमेट या इक्वेटोरियल क्लाइमेट की विशेषताओं पर चर्चा करें, यह अगर प्रश्न आता है तो आपको समझेगा कि यह विश्व के फिजिकल ज्योग्राफी के सैलिएंट फीचर्स की बात कर रहा है, ठीक है, बात समझिएगा। ओशियनोग्राफी में जब पूछ रहा है अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं, इनके निर्माण के कारकों के आधार पर चर्चा करें, ठीक है। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट ओशियनिक करंट इन अटलांटिक ओशियन, डिस्कस विथ द फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ देम, ठीक है। तो आप समझिएगा, तो जो कारक हैं, उनके निर्माण के कारक हैं, उसके आधार पर डिस्कशन करने की बात करेगा। फिजिकल ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है, पूछेगा सारगैसो सागर, आपने नाम सुना होगा सारगैसो सागर। तो सारगैसो सागर क्या है, कैसे बनता है, इस पर चर्चा करें। तो ये आपका क्वेश्चन आता है इस तरीके से। तो आप सिलेबस को इस तरह से डिकोड करते हैं। तो पहली बात ये, तो हम लोग ने ये काम कर रखा है, सिंपल सी बात है, हम लोग को सिलेबस डिकोड हमने किया हुआ है। इस सिलेबस को डिकोड करने के लिए मैंने क्या क्या सोर्सेज उठाए, मैं वो भी बता दे रहा हूं। तो अगर आपको खुद से भी प्रिपरेशन करनी है तो आप खुद से कर सकते। देखो एक बात है, सिंपल सी बात है, मैं एक चीज आपसे यहां पे क्लियर बता देता हूं, पैसा कमाना हमारा उद्देश्य है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में ये करने वाले हैं कि तुम भी पैसा कमाने लगे हो, है ना, तुम भी अब पैसों पे आ गए हो, तो सीधी बात है, मैं सुबह 4 बजे से जग के अगर रात में 4 बजे तक मेहनत कर रहा हूं, तो पैसा कमाना मेरा उद्देश्य है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। लेकिन मेरा एक दूसरा उद्देश्य भी है, दूसरा उद्देश्य है आप लोग की हेल्प भी करना। अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो, थोड़ा एफर्ट कर सकते हो तो कर सकते हो, इस तरीके से ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। सोर्स क्या क्या यूज करना है वो भी मैं बता रहा हूं। सोर्स क्या यूज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और दूसरा है टॉपर्स कॉपी, ठीक है, दूसरा है टॉपर्स कॉपी, और तीसरा है एनसीईआरटी। ये 3 सोर्स आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी, टॉपर्स कॉपी
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 3 सोर्स अगर आपने सही से एनालाइज कर लिया, इसको पढ़ लिया, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है, एग्जाम में मेजर प्रॉब्लम पता है क्या आती है? मेजर प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। मेजर प्रॉब्लम है कि इतना ज्यादा आता है, उसको 125 शब्द या यूपीएससी में 150 शब्द में कैसे लिखें, कैसे उस बतवा को एकदम समेट दें। भाई अगर प्रश्न पूछ रहा है, सपोज यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि महासागरीय धाराओं के निर्माण के कारक कौन है, ठीक है, तो कौन से फैक्टर हैं जो ओशियानिक करंट का फॉर्मेशन इंपैक्ट करते हैं। मान लो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, तो वहां पे प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां पे प्रॉब्लम होगी कि यार आपको तो अटलांटिक ओशियन के बारे में पता है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन की आपने सारा पढ़ा है, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, आपने एक एक चीज पढ़ी है, कैनारी, एक एक चीज पढ़ी हुई है ना, एक एक फैक्टर पता है कि वायु दाब, लवणता मतलब सैलिनिटी, प्रेशर, सूर्यातप यानी टेम्परेचर, इंसोलेशन, सब चीज पढ़ी है। और इंडियन ओशियन की भी पढ़ी है कि मानसून के हिसाब से डायरेक्शन चेंज हो जाता है, आपने ये भी पढ़ा है, आपको सब चीजें आती हैं। अब क्या करोगे? एग्जाम में इतना ज्यादा आता है, कैसे उसको मैनेज करोगे लिखना? और क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, ससुरे ने 150 शब्द में। अब लो भाई यहां बात लग गई, तो कैसे इस बात को करेंगे, ये बात हम लोग यहां पर समझने वाले हैं, इस बात पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो जैसे अब मैं आपसे बताता हूं, अब मैं आता हूं ज्योग्राफी पे, ठीक है। अब मैं एकदम ज्योग्राफी स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के, ठीक है। चूंकि ये फर्स्ट लेक्चर है, ये आपको डेमो वीडियो भी है, तो हम लोग एकदम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी बिना कुछ सोचे समझे कि क्या करना है। तो अब देखिए एक सिंपल सा कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। पहला कैलकुलेशन है, हमारा टारगेट है 500 के आसपास क्वेश्चन। पहले मैं एक ओवरऑल आपको समझा देता हूं। तो 500 के आसपास क्वेश्चन का मतलब यह है लगभग 500 प्लस क्वेश्चन में हम लोग जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4 ये चारों मिलाकर आपका यूपीएससी और यूपीपीसीएस इन दोनों का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। यूपीपीसीएस दोनों का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो एक जनरल अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो जीएस पेपर 1 में 140 क्वेश्चन, जीएस पेपर 2 में 140 क्वेश्चन, 3 में 140 क्वेश्चन और 4 में 80 क्वेश्चन, क्योंकि 4 में केस स्टडीज और 80 टॉपिक्स मोर देन एनफ है सारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। 1 2 3 का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, तो ये हमारे पास ओवरऑल ये इतने क्वेश्चन होंगे। अब ये क्वेश्चन है, अब जैसे मान लो ये 140 क्वेश्चन है, तो एक सिंपल सी बात आती है कि सर भूगोल में कितने क्वेश्चन करने हैं, भूगोल में कितने क्वेश्चन करने हैं, तो इसका वेटेज हमें पता चल जाता है यूपीएससी यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो अगर आप देखोगे यहां पे एनालिसिस है, मैं अभी 2022 का पेपर आपको दिखाता हूं। तो अगर आप देखोगे यहां पर, ठीक है, भूगोल, अगर आप भूगोल में देखोगे तो भूगोल में कितने प्रश्न आए, लगभग 3 2 5 3 8 3 4 7, तो लगभग 100 नंबर आप देखोगे, लगभग 100 नंबर, 95 नंबर, 90 नंबर, लगभग 90 नंबर के प्रश्न हर साल आए हैं भूगोल में। 250 में 90 नंबर मतलब लगभग कितना परसेंट हो गया, 40%, ठीक है। 250 चौको 100 मतलब 100 मान लो, एक बार ऑन एन एवरेज 40% मान लो 100, तो 140 के हिसाब से 140 क्वेश्चन का 40% कितना होता है, एक सिंपल सी बात है, 140 का 40% होता है 56, ठीक है। तो 56 मैं थोड़ा बढ़ा के मान ले रहा हूं, 60 से 65 क्वेश्चन हम लोग भूगोल के डिस्कशन करेंगे। अब इन 60 से 65 क्वेश्चंस में जैसे भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं हैं, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब हम लोग करने वाले हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है, कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब करने वाले हैं। तो 60 से 70 क्वेश्चन क्लास में करेंगे, 30-35 क्वेश्चन इसी कंटेंट पे आप लोग को होमवर्क दे दूंगा। तो लगभग 100 क्वेश्चन आप लोग भूगोल का प्रैक्टिस करोगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक दो चीजें और हैं, भूगोल अपने आप में केवल भूगोल नहीं है, भूमिगोल नहीं है, जीएस पेपर 1 में नहीं है। यूपीएससी यूपीपीसीएस की डिमांड पहले समझिएगा, और डिमांड यूपीएससी यूपीपीसीएस की अभी मैं पीवाईक्यू के हिसाब से आपको दिखाऊंगा, तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन एक बार थोड़ा समझते रहिए, यूपीएससी यूपीपीसीएस की डिमांड है कि भैया जो बंदा आईएएस बनने वाला है उसको हमारे भूगोल का भी ज्ञान हो, लेकिन साथ में उसको हमारे कल्चर का भी ज्ञान हो, उसकी हमारी हिस्ट्री भी पता हो, उसको हमारी सोसाइटी भी पता हो। जीएस पेपर 1 इसीलिए आप देखोगे हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी और ज्योग्राफी है। उसको हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता हो, उसको हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में पता हो, उसको पता हो कि हमारा राज्य व्यवस्था यानी हमारा जो संविधान बना है वो किन आधारों पर बना है, उसको ये भी चीजें पता हो, ठीक है। तो इसीलिए जीएस पेपर 2 में ये चीजें सिलेबस में रखी गई है ना। सोशल जस्टिस को पता हो कि हमारा संविधान का मूल आधार है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, तो उसको ये भी बात पता हो। और उसको ये पता हो कि कैसे जियोग्राफी सोशल जस्टिस को इंपैक्ट करता है, कैसे जियोग्राफी इंटरनेशनल रिलेशन को इंपैक्ट करता है। तो इसीलिए
जियोग्राफी जहां पर इंटरनेशनल रिलेशन को इंपैक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति बोलते हैं। ठीक है, उसको पता हो कि अर्थव्यवस्था जो है, जीएस पेपर 3 जो है अर्थव्यवस्था है, उसमें अगर मैं बात करता हूं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की, अगर मैं बात करता हूं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की, तो भैया जो आईएएस बनने वाला है, जिसको हम देश की बागडोर संभालने वाले हैं, उसको यह पता हो कि देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का पोटेंशियल कहां कहां पे क्या है। उसको यह पता हो कि भैया नॉर्थ के जो माउंटेन्स हैं वहां पे बागवानी का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। उसको यह पता हो कि राजस्थान का जो मरुस्थल है, मरुस्थलीय क्षेत्र है यानी डेजर्ट एरिया है, वहां पर डेयरी फार्मिंग का बहुत बड़ा स्रोत है। उसको बताओ कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कल्चर अलग है, वहां पे गाय नहीं पालते हैं, मवेशी कैटल फार्मिंग नहीं होती, वहां पर सुअर पालते हैं। उसको यह भी पता हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडिया से अच्छे से नहीं जुड़ा है, वो ज्यादा अच्छे से जुड़ा है साउथ ईस्ट एशिया से, आसियान से ज्यादा अच्छे से जुड़ा है। तो इसको यह पता हो कि भैया अगर हमें नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट करना है तो हमें भारत को तो देखना ही है भाई, कि भारत तो हमारा देश है ही, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट करने के लिए आसियान के बाजार में एंट्री बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको यह भी बात पता हो। और जब आंसर में आप ये डायमेंशंस ऐड करते हो तब आपको नंबर मिलते हैं अच्छे, तब आपको समझ में आता है कि हां भाई, एग्जामिनर को लगता है कि हां भाई ये बंदा है, इसको आईएएस बनाना है। और आप देखोगे जियोग्राफी का रोल यहां पर बहुत बढ़ता है। कई लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, ये क्वेश्चन रेगुलर के मेरे डाउट है, जब मैं फोन कॉल पे भी बात करता रहता हूं, ये रेगुलर के डाउट है सर मेरे जीएस पेपर 3 में, खासतौर पे यूपी पीसीएस में, इधर यूपी पीसीएस वालों का बहुत फोन आया था। ठीक है, यूपी पीसीएस मुझे लगता है 1-2 साल में यूपीएससी के भी फोन आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है, यूपीएससी के लिए मार्केट में बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, उनके नाम हैं। तो जो लोग अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत एलीट क्लास के हैं, हमें केवल यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो एक ये हमारे साथ है समस्या, मैं इसको एकदम एक्सेप्ट करता हूं, मैं इससे भागता नहीं हूं। तो वो यूपीएससी हिंदी ज्वाइन करने में डरते हैं, उनको लगता है ये हिंदी चैनल है, अंट-पंट छोटे मोटे बच्चे आ गए पढ़ाने, क्या ही पढ़ाएंगे ये, हम तो पढ़ेंगे डैश 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 से, है ना, जिसके कारण अभी हिंदुत्व पर खतरा उत्पन्न हुआ, मुझसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे भाई बड़े साहब से, ओझा सर से, उनको जिंदगी भर पढ़ाने का अनुभव, मुझसे पढ़ेंगे। ठीक है, इस वजह से ये सही बात है, इसमें कोई छुपी बात नहीं, मैं एकदम एक्सेप्ट करता हूं। अभी हमारे पास यूपीएससी के स्टूडेंट बहुत कम है, तो सीधी बात है, ये मैं एकदम एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन 1-2 साल में हालत एकदम चेंज होने वाली, 1-2 साल में आप देखोगे यूपीएससी यूपीपीसीएस के बराबर स्टूडेंट आने वाले हैं और सिलेक्शन भी जबरदस्त तरीके से होने वाला है। एक बार भरोसा आप लोग को दिखाना पड़ेगा, है ना, आप लोग को यह आगे आना पड़ेगा कि हां भाई आपको लॉजिकल रीजनिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा क्या चीज हमारे लिए उचित है, क्या चीज हमारे अनुचित है, ये आप सोचोगे तभी काम होगा। तो अगर मैं बात करता हूं जीएस पेपर 3 की, तो लोग कहते हैं सर जीएस पेपर 3 में मेरे 40 नंबर आए, यूपीपीसीएस में खासतौर पर, और हाईएस्ट कितने आए थे, 112, 132, इतने हाईएस्ट आए थे, इतना गैप। तो मैंने कहा 40 आए मतलब यानी पेपर आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, है ना, 20 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई, 10 ही क्वेश्चन किया होगा, 40 आए हैं, 20 कर लेते तो 100 हो जाते। तो नहीं सर, 20 के 20 क्वेश्चन बहुत सही से अटेम्प्ट किया था। अरे या तो अब तो 2 केस हो सकता है, या तो एग्जामिनर फूंक के कॉपी चेक किया हो, फूंक के कॉपी चेक हुआ हो, यह हो सकता है, या आपने फूंक के पेपर लिखा हो, सीधी बात है, 2 ही केस हो सकता है आपके। अगर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एग्जाम में, है ना, और ये रियल है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ सर मेरे ही 40 नंबर थे, बार बता दीजिएगा ताकि लोगों को विश्वास हो जाए। ठीक है, नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं है, बात ही खत्म, फोन में बात हो गई थी ना, आपकी प्रॉब्लम मैंने दूर कर दी थी। ठीक है, तो 2 केस हो सकते हैं, या तो एग्जामिनर फूंक के कॉपी चेक किया हो, या तो आप फूंक के लिखे हो। और सबसे बड़ी बात है, ये जो व्यक्ति हैं 99% चांस है कि इस बार यूपीपीसीएस में इनकी रैंक आनी है। इस बार का भी मेंस लिखे हैं, लास्ट ईयर इंटरव्यू दे के आए थे। ठीक है, तो जबरदस्त चांस है कि इनका इस बार रैंक आनी है। मैंने तो बोल दिया है कि भैया तुम्हारी रैंक आ रही है, चिंता मत करो, चिल मारो, ऐश करो थोड़े दिन। ठीक है, मैंने तो ये घोषणा, बातचीत से पता चल जाता है ना, आंसर देख के पता चल जाता है। तो 2 ही केस हो सकता है, या तो आपने फूंक के लिखा था, या तो कॉपी फूंक के चेक की थी। कॉपी फूंक के चेक करने की बात बहुत कम होती है, क्योंकि भाई सब फूंक के चेक करता, सबको कम नंबर देता, आपको क्यों ऐसा दिया था? तो मैंने कारणों पे डिस्कशन किया, मैंने चर्चा की, तो पता चला हाँ भाई कमी हमारे अंदर थी। कमी हमारे अंदर क्या थी? जीएस पेपर 3 का मतलब हमारे दिमाग में सेट है इकोनॉमिक्स, हमारे दिमाग में सेट है इकोनॉमिक्स। लेकिन हम ये भूलना, मतलब ये हम छोड़ देते हैं बात को समझना कि इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। हम ये चीज आंसर में टच करना भूल जाते हैं। अब ये चीज टच करना भूल जाते हैं कि भैया अर्थव्यवस्था भूगोल से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। भारत में कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, उसकी इंडस्ट्री भारत में ज्यादा है। भारत में भी सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात हो रही है, यानी सेमीकंडक्टर के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेशल स्कीम्स चला रहे हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर मिशन चला रहे हैं। उसके लिए हमने गुजरात को क्यों चुना? फॉक्सकॉन और जो क्या कहते हैं, जो वेदांता है, इन्होंने अपना संयंत्र लगाने के लिए, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको लगाने की गुजरात क्यों सेलेक्ट किया? महाराष्ट्र में जा रहे थे, क्यों नहीं महाराष्ट्र में गए? तो ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस है वो ज्योग्राफी से बहुत इंपैक्ट डालता है। तटीय लोकेशन पे जो भारत की जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, क्यों कोस्टल एरिया में उपलब्ध है भाई? क्यों नहीं यूपी पूरा इंडस्ट्रियल बन गया? यूपी इंडस्ट्रियल स्टेट क्यों नहीं बन गया? इसका इंपैक्ट पड़ता है, यानी इकोनॉमिक्स पर इंपैक्ट पड़ता है ज्योग्राफी का। यह बात हम भूल जाते हैं। हम आंसर लिखते हैं तो एकदम गवर्नमेंट की स्कीम पर फोकस रखते हैं, सिंगल डायमेंशनल आंसर लिखते हैं और यहीं पर हमारी बर्बादी तय हो जाती है। अभी मैं पेपर आपको दिखाऊंगा, अभी आप खुद समझेंगे। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से एक व्यक्ति को 40 मिलता है, जबकि जो दूसरा व्यक्ति है जो समझ रहा है कि इकोनॉमिक्स हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से प्रभावित हो रही है, इकोनॉमिक्स पर इन्वायरमेंट का भी इंपैक्ट पड़ रहा है। क्यों इन्वायरमेंट का इंपैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि भाई कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट एनालिसिस के कारण चक्रम में फंस गए और आगे नहीं बढ़े। तो जब यह बात हमारे दिमाग में घुसनी शुरू होती है तब तक बहुत देर हो चुका होता है, ठीक है। तब तक यह हो चुका है कि हम मेंस लिख के आ चुके होते हैं 4 बार, तब हमें समझ आता है अरे रे रे रे। अच्छा, दूसरी बात, आप सोचोगे ये इतना ज्ञान दे रहा है, मेरा खुद का भी अनुभव है, मेरा खुद का भी यही अनुभव है। मैं भी जब पहली बार मेंस लिख के आया 2018 में, तब मुझे ये बात घुसी। पहले मैं भी यही करता था जो आप लोग आज करते हो ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं और आप में अंतर है। इसीलिए मुझे पता है कि ये यूपीएससी हिंदी आने वाले समय में बेस्ट होने वाली है। क्यों? मैं आपके समान ही एस्पिरेंट रहा हूं भाई, 2 साल पहले का एस्पिरेंट रहा हूं, बहुत समय भी नहीं लगा। ऐसा भी नहीं है कि मैंने बचपन में 90s में मैंने एग्जाम देना बंद कर दिया था। तो सीधी बात है, कोई 90s वाला पढ़ा रहा है, सिंपल सी बात है, उसके पास नॉलेज अच्छी है, उसके पास अनुभव ज्यादा है, लेकिन वो अभी एग्जाम में नहीं बैठा, उसको ये नहीं पता है, ठीक है, कि अभी एग्जाम की डिमांड क्या चल रही है, उसको ये नहीं पता है। सिलेबस 90s के बाद कितनी बार चेंज हुआ उसको नहीं पता है। ये बात मुझे पता है, मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है। मैं हर साल एग्जाम दिया हूं, 7 बार मैंने मेंस लिखे हैं, 3-4 बार इंटरव्यू दे चुका हूं, 1 बार यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हो चुका हूं, आईएएस के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। तो मुझे पता है कि रियल डिमांड क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड करना चाहता है। तो ये बात समझिएगा। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, ज्योग्राफी जो है दोस्तों, वो अपने आप में ज्योग्राफी नहीं है, वो ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, ठीक है, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो जब हम लोग ज्योग्राफी करेंगे, इसीलिए मैं लगभग 70 से 80 क्वेश्चन ये जो बैच है यहां पर डिस्कशन करूंगा। इसमें हम लोग ज्योग्राफी, ये जो ज्योग्राफी का सिलेबस है यूपीएससी का, ठीक है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं नाम यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे भी तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी 4CS, ये टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो ज्योग्राफी है प्लस पेपर 3 का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, EIA यानी कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों हम एक साथ पढ़ेंगे यहां पर, इसमें एक साथ पढ़ेंगे। इसी तरह से यूपीपीसीएस के सिलेबस की बात करूं, अभी दोनों सिलेबस में कंपेयर करूंगा, दोनों की चीजों में कंपेयर करूंगा, सब काम करूंगा। धैर्य से बस सुनते जाइए लेक्चर, ठीक है। डेमो क्लास है, केवल आपको धैर्य से समझाने के लिए क्लास है, ठीक है। ओरिएंटेशन क्लास भी है, ये भी समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर भी देखोगे, यहां पर भी हम लोग पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवों का संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन यानी एनवायरमेंट इंपैक्ट एनालिसिस, ठीक है। तो यहां पर भी हम दोनों चीजें यानी जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 दोनों एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है दोनों एक साथ लेकर चलना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ये बात आप समझ पाए होंगे, अभी सिलेबस में भी आपको दिखे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंपल से समझो, यहां पर मैं लिंक करके आपको बताना शुरू करता हूं। भाई भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी हलचल, ये क्या है? आपदा। तो यही तो करना है, आपदा एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो पेपर 3 में आराम से क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि भूकंप के हालिया एग्जांपल देते हुए बताइए भारत के भूकंपीय जोन कौन कौन से हैं, या भारत के भूकंपीय जोनों का मानचित्रण कीजिए। ये क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है, यूपीपीसीएस ने इस साल पूछा है, ठीक है। तो ये चीज हमारे दिमाग में होगी, ठीक है, ये चीज हमारे दिमाग में होगी। अब मैं आता हूं एक बार आपको थोड़ा सा एक बार पीवाईक्यू दिखाता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाते हैं, तब आप और डिटेल में समझ पाएंगे, तो आपकी और मामला बहुत क्लियर होगा। हम लोग ध्रुव में क्या करने वाले वो भी आपको समझ आएगा। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। मैं एक बार 2022 का निकाल देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर जो है ना, आपने तो 2022 नहीं दिखाया,
21 का देखिए हम करेंगे क्या। तो मैं पहले एक बार यही दिखा देता हूं आपको यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन, फिर हम लोग यूपीपीसीएस पे चलेंगे। अभी देखिए अभी हमें कई काम करने हैं, पूरे लेक्चर में क्या करना है मैं वो बता दे रहा हूं, ठीक है। तो पूरे लेक्चर में क्या करना है, 24 मिनट हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये बात पहले ही आपको समझा दूं कि इस पूरे लेक्चर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो एक मिनट मुझे एक जगह नोट कर लीजिए ताकि मैं ये चीज पहले ही करवा दूं, है ना। ये मेरी डायरी है जिसमें मेरे नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो 25 मिनट पर मैंने ये डिस्कशन किया है, ठीक है। पूरे लेक्चर में क्या करने वाले हम लोग, पूरे लेक्चर में सबसे पहले यूपीएससी यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये काम करने वाले हैं, ठीक है। फिर दूसरा काम करने वाले हैं, दोनों के सिलेबस में डिफरेंस देखने वाले हैं। तो पहला काम ये पीवाईक्यू, फिर दोनों के सिलेबस में डिफरेंस देखने वाले हैं, और फिर देखने वाले हैं दोनों की डिमांड क्या क्या है, डिमांड क्या क्या है, और फिर देखने वाले हैं हम लोग क्या करेंगे, यूपीएससी हिंदी क्या करेगी, ताकि आपका कमाल हो जाए एग्जाम में। मैं एकदम इस बात को लेकर पूरा गारंटेड हूं, 100% गारंटी हूं, ठीक है, कि आपने ये क्लासेस अगर की, समझी क्लासेस, समय दिया, तो मेंस एग्जाम में आप इसका कमाल देखोगे। ये सिंपल सी बात है। और ऐसा कोई भी कोर्स मार्केट में जो ये काम करवाता है, आंसर राइटिंग इन्वेस्टमेंट कराता है, ठीक है, वो 25,000 रुपए सबकी मिनिमम फीस है, मिनिमम। जो बड़ी बड़ी कोचिंग है या छोटी मोटी भी कोचिंग है, नाम भी मैंने नहीं सुना था, मैंने तो कई लोग के देखे थे 45,000। जैसे भाई विजन का समझ में आता है कि यार विजन बड़ी कोचिंग है तो 45,000 फीस मेंस क्रैश कोर्स के लिए रखता है, मेंस क्रैश कोर्स उनका 45,000 का होता है, तो समझ में आता है। अब एक नई नई 2-3 कोचिंग खुली है, पता नहीं, मुझे नाम भी नहीं पता है ना, नाम यहां पे ले भी नहीं सकता मैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी नहीं जानते होगे तो झूठ में क्यों बताऊं। उनकी भी फीस 30,000 35,000 है। अब पता नहीं किस बात के लिए, मुझे बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। तो ये है, और यूपीएससी हिंदी की फीस कितनी है, 2500 रुपया। लास्ट ईयर भी हमारी फीस इतनी ही थी, इस साल भी हमने फीस नहीं बढ़ाई है। तो हमारा पूरा टारगेट ये है कि जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं और उसके साथ जो सबसे अगड़े लोग हैं, भाई पैसा तो किसी को नहीं काटता है ना, तो चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, बिना किसी भेदभाव के आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सके। इवन इसकी जीएसटी 20% भरोगे ना, साथ में जीएसटी इंक्लूसिव नहीं होता है, ये लोग जीएसटी ऊपर से लेते हैं, हमारे ये फीस में जीएसटी इंक्लूड है, ये जीएसटी हम लोग अपने जेब से भरते हैं, ठीक है। तो इस समय जब आप जीएसटी एक्स्ट्रा भरोगे तो हमारी फीस उतने में कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम हमें करना है प्रॉपर, ठीक है। तो आप इस बात को देखिएगा, तो हम लोग ये काम करने वाले हैं। अब एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, एक बार थोड़ा यूपीएससी के यूपीपीसीएस के एक बार पीवाईक्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं इसको एक जगह क्रॉप करके रख लेता हूं ताकि ये हमारे काम में आपको मैं बता पाऊं कि हाँ भाई देखो ये काम ने किया है आज, ठीक है, प्रूफ दे पाऊं। यहां पर इसको मैं ऊपर रख देता हूं, ठीक है। अब देखिए वापस, अब एक बार देखेंगे तो यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 22 का क्वेश्चन है, प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपको प्राइमरी रॉक्स के बारे में पता है तो आप सीधे सीधे यहां पर लिख सकते हो। बस चीज है कि कुछ डायग्राम्स, कुछ मैप्स ऐड कर रहे हैं। जैसे ये डायग्राम्स क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रॉक में जो साइकिल बनती है, ठीक है, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। प्रकार भी क्या, जो अंतर्भेदी बहिर्भेदी 2 प्रकार हैं, ये भी मामला एकदम क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा अभी समझते रहना, यानी ये पूरा स्टैटिक और डायरेक्ट। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से, सीधा सीधा। और एनसीईआरटी बैच में मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया भी है। एक बार एनसीईआरटी बैच वाले अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि हाँ सर ये क्लास कराया है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ऐसा किया है। ऐसे ऊट पटांग उलझुल बातें यहां पे नहीं कर रहा हूं मैं भी कुछ फूंक के नहीं आया हूं, ठीक है। ये बात आपकी जिम्मेदारी है, इस बात को बता देना। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन प्रोन एरिया गिवन बाय आईएमडी। भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए जो चेतावनी दी जाती है उसको चर्चा करें। अब भाई ये समझो, ये जो है कलर कोड, ये जो कलर कोड है ये करंट अफेयर्स का है, सिंपल सी बात है। इसमें स्टैटिक का कोई लेना देना नहीं है। करंट अफेयर्स, फुल करंट अफेयर, डायरेक्ट डायरेक्ट। भाई कलर कोड क्या है सीधे बताओ। तो यानी अब समझ में आ रही, यानी अब रिक्वायरमेंट भी देखते रहना। अभी रिक्वायरमेंट में मैं बताऊंगा कि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए क्या रिक्वायरमेंट, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा, दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए, डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ दक्कन ट्रैप। ये क्या है, डायरेक्ट स्टैटिक पार्ट, सीधा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्लास 9th और 11th इन दोनों को मिला के आराम से आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। डायरेक्ट स्टैटिक है। भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए, सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझे, एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया
एक्सप्लेन द रीजंस फॉर देयर लिमिटेड स्पेटियल स्प्रेड। ये क्या है? पूरी तरह से बेसिक प्लस करंट का मिक्सचर है, पूरी तरह से स्टैटिक प्लस करंट का मिक्सचर है। सिंपल सी बात है कि एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गुजरात में कितना है, तमिलनाडु में कितना है, किधर सबसे ज्यादा है, किधर सबसे कम है, 100 फीट की ऊंचाई के बाद कितना है ना। क्योंकि एक भाई पवन ऊर्जा क्या करते हैं, ऐसा जमीन पे थोड़ा ना लगा देते हैं, पंखा पवन ऊर्जा थोड़ दें, बड़ा बड़ा पंखा लगाते हैं, हाइट पे लगाते हैं जहां पे हवाएं तेज चले। ये बात समझिएगा। सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारण ये क्या है? करंट अफेयर्स है, आप ऐड करेंगे, है ना। तो आप इसको देख पाएंगे। अगर मैं बात करूं, अगर आप इन 4 क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स किया है, ये 2 चीज आपने कवर की है जियोग्राफी के लिए, तो आपके पास मोर देन एनफ मटेरियल हो जाता है एग्जाम में आंसर राइटिंग करने के लिए। ठीक है, अब रही बात आती है, कुछ चीजें में सीखना होता है भाई, ठीक है, कुछ चीजें में अप्लीकेशन करनी। देखो, पढ़ना एक चीज है, पढ़ते सब लोग हैं, ठीक है, सब लोग खूब पढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पूरा 2 साल कोचिंग कोर्स भी ज्वाइन करते हैं, येलो बुक, ग्रीन बुक, ऑरेंज बुक खूब पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें पढ़ते हैं। लेकिन जब बात आती है एप्लीकेशन की तो सारे लोग टाइम टाइम फीस हो जाते हैं, है ना। सारे लोग एप्लीकेशन में सबकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, जो पढ़ा आपने, जो एप्लीकेशन किया, ये कैसे सीखोगे? तो ये आप 2 चीजें सीखोगे, पीवाईक्यू से, यानी जो हमारे सामने चल रहा है, प्लस टॉपर्स की कॉपी से, कि टॉपर्सवा कैसे आंसर लिखता है भाई। टॉपर्सवा को भूगोल में आंसर लिखना है तो वो क्या कर रहा है, तो वो चीज आप यहां पर सीखोगे। वो चीज हम लोग भी सिखाएंगे। आप चाहते हो तो खुद से ये बेसिक पढ़ा आपने और टॉपर्स की कॉपी पढ़ी और पीवाईक्यू देखा, आपका कंटेंट प्लस लिखने का तरीका, दोनों बात एकदम क्लियर, सपाट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझिएगा। यहां पर है ये, इसको आप देख पाएंगे, यूपीएससी का पेपर है। आगे भी अगर देखेंगे तो यही है, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं? व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशियन करंट्स? यही डिस्कशन कर रहा था ना। क्या है? विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफी, यही तो है ओशियनोग्राफी। देखो, डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब बोला इनका रोल बताओ विश्व के मत्स्य उद्योग में, यह पूछ रहा है। ठीक है, तो यह बात आपको क्लियर कट दिख रही होगी ना। तो यह समझना, एक सेकेंड, ठीक है। तो पीवाईक्यू आप देख पा रहे हो ना कि पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण है। फिर तो ये क्या है, ये क्या है? देखो, ये है पूर्ण रूप से स्टैटिक, पूर्ण रूप से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है, पूर्ण रूप से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है एकदम। रबर उत्पादक देशों का वितरण दीजिए, क्या मुद्दे हैं इंगित कीजिए। देखो, पर्यावरणीय मुद्दे पूछ रहे ना, पर्यावरणीय मुद्दे, जीएस पेपर 3 देख रहे हो, लिंक्ड। देखो, यूपीएससी खुद यही काम करती है। यूपीएससी, आप खुद सोचना एक बार, यूपीएससी ये चाहता है कि बच्चों को पता हो कि भैया हमारा जीएस पेपर 1, 2, 3 बस हमने कहने को कह दिया है। इसकी डिकोडिंग करने जाओगे तो पता चलेगा किसी में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे अगर आपने 2021 का मेंस का पेपर देखा होगा, मुझे उम्मीद है आपने नहीं देखा होगा, लेकिन इन केस आपने देखा होगा, पेपर 1 में पूछा था क्रिप्टो करेंसी, भारतीय समाज पर प्रभाव के नाम पर उसने क्रिप्टो करेंसी, जो कि हम पढ़ते ही हैं पेपर 3 के लिए, पूरी दुनिया हल्ला मचा रही थी उस साल, पूरी दुनिया हल्ला मचा रही थी कि क्रिप्टो करेंसी हमने पढ़ाया। देखो, हमारे यहां से क्वेश्चन आ गया, क्रिप्टो करेंसी, यहां भी लिखा हुआ है, यूपीएससी पेपर में भी क्रिप्टो करेंसी आ गया था। पूरी दुनिया खूब हल्ला मचा रही थी, लेकिन यूपीएससी ने पूछा था हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो यूपीएससी क्या करती है, पेपर 1 पेपर 3 को बहुत ज्यादा लिंक करती है। वो चाहती है कि आप पेपर 1 लिखिए तो पेपर 3 से जोड़िए, पेपर 3 लिखिए तो पेपर 1 से जोड़िए। ये आप देख रहे हो पेपर 1। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जल संधि, स्थल संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए। ये जो महत्व है, ये करंट अफेयर्स प्लस कॉमन सेंस है, और जो जल संधि स्थल संधि है पूर्ण रूप से एनसीईआरटी है। मैंने ये डिस्कशन भी किया एनसीईआरटी क्लास में, ये भी क्वेश्चन डिस्कशन किया है। क्षोभ मंडल मौसमी प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, पूर्ण रूप से एनसीईआरटी है। ठीक है, पूर्ण रूप से एनसीईआरटी है। तो आप समझ पा रहे हो कि देखो, बेसिक प्लस करंट अफेयर्स प्लस एग्जांपल्स, ये हमारा एग्जैक्ट डिमांड है यूपीएससी के जीएस पेपर 1 की। जीएस पेपर 1 की ये डिमांड है यूपीएससी की। ठीक है, जीएस पेपर 1 की। एक बार को हम लोग जीएस पेपर 3 भी देखते हैं। ठीक है, जीएस पेपर 3 भी देखते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। जैसे जीएस पेपर 3 देखे तो मैं कहता जो रोल ऑफ जियोग्राफी, आप ये देखो, जैसे क्वेश्चन आया, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्य क्षेत्र, इलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, और महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो जब आप ये आंसर लिख रहे हो और यहां पर आप मैप बना के, वही जो मैप मैंने दिखाया, यहां पर ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यहां पर ये पोटेंशियल दिखा दे रहे हो, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का स्कोप पूछा है ना, स्कोप क्या स्कोप है, यही तो पूछा है, क्या कार्य क्षेत्र है, कितना स्कोप है। तो स्कोप दिखाने के लिए अगर आप मैप बना दे रहे हो तो आपके नंबर सीधी बात है बढ़ेंगे, सीधी बात है। जीएस पेपर 3 में नंबर लाने हैं
तो पेपर 1 लिंक करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। फिर देखो, देश में आयु संभाविता यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आयु वृद्धि से समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कंट्री हैज लेड टू अ न्यूअर हेल्थ चैलेंज इन द कम्युनिटी, व्हाट आर दोज चैलेंजेस एंड व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू मीट देम। जब ये आंसर आप लिख रहे हो और आपने मैप बनाया, अगर ठीक है, ये आंसर लिख रहे हो और आपने मैप बना के बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, का इंडिया में क्या है, रीजनल वेरिएशन है, मतलब क्षेत्रीय विसंगति है या असमानता है या क्षेत्रीय विविधता है, ठीक है, क्षेत्रीय विविधता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। नॉर्थ साउथ अगर डिवाइड करें तो साउथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 75 प्लस हो गई है, नॉर्थ में अभी भी लगभग 65 के आसपास है, ये आपने मैप में बताया अगर। और फिर आपने बताया कि इस वजह से साउथ इंडिया में हेल्थ की नई प्रॉब्लम्स हैं। साउथ इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, अब जो बीमारियां हो रही हैं वो कौन सी हो रही हैं, टर्शियरी बीमारियां हो रही हैं। जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर क्षेत्र में क्या हो रहा है, कुंठा, शहरीकरण के कारण जो समस्या हो रही है, प्रदूषण, वायु प्रदूषण की समस्या हो रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, बीपी बढ़ जा रहा है, शुगर हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। जब आप इस तरह से ज्योग्राफिकल मैप यूज करते हो, रीजनल वेरिएशन दिखाते हो, नॉर्थ साउथ गैप दिखाते हो, यहां की प्रॉब्लम आपने अलग दिखाई, यहां की प्रॉब्लम अलग दिखाई, ये आप करते हो आयु संभाविता में, तब आपका आंसर अलग लेवल पे चेंज होता है। तब आप बता सकते हो कि यार यहां पे ये जरूरत है, यहां पे ये जरूरत है, यहां पे तो अभी हमें प्राइमरी रोगों की जरूरत है, यहां पे अभी भी एड्स जैसी बीमारियां, नॉर्थ ईस्ट में अभी भी एड्स जैसी बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं, तो हमें इस पे बोला ना, स्वास्थ्य समस्याएं, इस पर रोक लगाना है। साउथ इंडिया में हमें पता है कि भैया साउथ इंडिया में हमारा काम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक लेवल पे बढ़ चुकी है, 75 तक पहुंच चुकी है, तो साउथ इंडिया में हमारा काम फोकस होना चाहिए प्रिवेंटिव अप्रोच पर, ठीक है ना, प्रिवेंटिव नहीं, साउथ इंडिया में हमारा काम होना चाहिए रिक्रिएशनल, मतलब आप कह सकते हो जो रोगों को प्रिवेंटिव बोलेंगे इंग्लिश में, रोकथाम पर केंद्रित है, मतलब योग, मेडिटेशन, इन चीजों पर कि आप मधुमेह से निपट सके। इन्वेस्टमेंट हमारा इन चीजों पर होना चाहिए, पब्लिक पार्क्स, इन चीजों पर हमारा इन्वेस्टमेंट है। जबकि यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर न केवल जागरूकता प्रसार पर खर्चा करना पड़ेगा, बल्कि रोगों के क्योर्ड है ना, रोगों के नियंत्रण उपायों पर भी जोर देना पड़ेगा। जब आप आंसर में मैप से ये चीजें बताते हो तो लगता है हाँ यार ये बच्चा पढ़ा हुआ है, इसको इंडिया के बारे में डिटेल जानकारी है। क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन पूछा था भारत देश में समाज में नई चुनौतियां खड़ी हो गई, आप क्या करोगे, सीधे बताओगे आयु संभाविता में वृद्धि हुई, आप सीधे ये लिखोगे ना आंसर, समझना एक बार, आप नॉर्मल आंसर क्या लिखते, यही तो लिखते, आयु संभाविता में वृद्धि हुई। अब आयु संभाविता में वृद्धि होगी तो भैया बुढ़ौती बढ़ जाएगी, वृद्धिकरण बढ़ जाएगा, तो वृद्धाकरण बढ़ जाएगा, तो हमारे पास ये चुनौती होगी। आपने ये लिख दिया, वाकई में ये आंसर भी है, मैं गलत नहीं कर रहा हूं कि आपका आंसर गलत नहीं, यही है। लेकिन आपने अगर एक पैराग्राफ रीजनल वेरिएशन दिखा दिया, बताया कि हां वृद्धि हो रही है आयु संभाविता में, लेकिन यह वृद्धि एक समान नहीं है, कुछ राज्यों में बहुत तेज से वृद्धि हुई है, कुछ राज्यों में अभी भी कम है। तो हमारे पास जब हम स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करेंगे तो हम इस बात को भी ध्यान रखेंगे, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास बेड्स अवेलेबिलिटी गोवा में 400 व्यक्ति प्रति बेड है, जबकि बिहार में ये 6000 हो जाता है। तो हमें ये जब फैक्ट्स बताओगे, ये हमें जब रीजनल वेरिएशन बताओगे, और जब हम ये बताएंगे कि देखो भाई ये काम हमें करना है, इस चीज पर हमें फोकस करना है, तब आपका आंसर अलग हो जाएगा। जब आप इस स्वास्थ्य के चैलेंज को समझिएगा, स्वास्थ्य की चुनौतियों को जब आप जोड़ोगे सोशल चुनौतियों से, कि भैया स्वास्थ्य सुरक्षा में हम या तो ये करें इंश्योरेंस, जैसे आयुष्मान भारत योजना ये लाएं, इसके साथ साथ हम सामाजिक सुरक्षा पे बढ़ावा दें। जो हमारा नया है, जो हमारे लोग बूढ़े हो रहे हैं, उनके लिए हम क्या करें, अटल पेंशन योजना जैसी स्कीम लाएं, ताकि अगर वो बीमार पड़ रहे हैं तो वो अपना इलाज करा पाए, उनके लिए बीमा इत्यादि की चीजें उपलब्ध कराएं, है ना, वृद्धाश्रम, ये सब चीजें उपलब्ध कराएं, केयर इकोनॉमी बनाएं, जो कि बजट का भी हिस्सा था। तब आपके आंसर में लगता है कि हाँ आप इकोनॉमिक्स भी जोड़ रहे हो, आप ज्योग्राफी भी जोड़ रहे हो, आप सोसाइटी को भी ध्यान में रख रहे हो, और आपका आंसर प्रॉपर वे में नंबर लायक होता है। तब जीएस पेपर 3 में आपको मिलते हैं 140 नंबर। ये नहीं करोगे, एग्जाम में एक फ्लो में लिख दिया स्वास्थ्य की नई स्वास्थ्य चुनौतियां पूछा था ना, तो नई स्वास्थ्य चुनौतियों में आपने एक बार में सीधे स्वास्थ्य चुनौतियां बताया, रीजनल कोई वेरिएशन देखा ही नहीं, कोई छुपी हुई बात इसमें देखी नहीं, सीधे लिख के चले आए, तो सिंपल सी बात है एवरेज नंबर आपको मिलेंगे, है ना, सीधे सी बात है एवरेज नंबर आपको मिलेंगे। जैसे आप देखिए अगला, अगर 7वां प्रश्न देखेंगे तो फोटोकेमिकल स्मॉग, ये क्या है, ये ज्योग्राफी है भाई, फोटोकेमिकल स्मॉग ज्योग्राफी है प्रॉपर, कि दिल्ली इत्यादि में क्यों बहुत ज्यादा बन रहा है ना, फोटोकेमिकल स्मॉग हर तरफ से बंद है, समुद्री हवाएं नहीं आ रही हैं, ठीक है। ये जब आप एग्जांपल्स दे रहे हो,
ये प्रॉपर बता रहे हो कि निर्माण के कारक ये हैं, धुआं, धूल, ये सब, है ना, इस चीज को जियोग्राफिकल एस्पेक्ट में बता रहे हो, तब आपके नंबर बढ़ जाते हैं। जब आप समन बता रहे हो तो बता रहे हो कि हवाएं मिक्सचर नहीं हो रही हैं यहां पर, तो हम क्या करें, पानी का छिड़काव कर सकते हैं, पराली दहन रोक सकते हैं। जब जियोग्राफिकल एस्पेक्ट में जा रहे हो, मैप्स बना रहे हो, डायग्राम बना रहे हो कि ये दिल्ली अगर एक केस स्टडी टाइप की, कि दिल्ली है, दिल्ली में यहां से पराली का धुआं आ रहा है, यहां पे अरावली रीजन है तो हवाएं ट्रैप हो जाती हैं, ठीक है, यहां पे क्योंकि शिवालिक है, यहां पे अरावली है तो हवाएं ट्रैप हो जाती हैं। समुद्र से दूरी बहुत ज्यादा है, समुद्र से दूरी बहुत ज्यादा है तो समुद्री हवाओं का प्रभाव नहीं रहता है, जो समकारी प्रभाव होता है वो नहीं होता है। तो आप इस बात को जब इस तरीके से रिप्रेजेंट करो ना, तो आपको नंबर अच्छे खासे मिलने तय है, ठीक है। बादल फटना, बादल फटना क्या है, जियोग्राफी है भाई, एक डिजास्टर है नो डाउट, लेकिन ये क्या है, जियोग्राफी है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कहां फट रहा है, पहाड़ों पर मेजरली, शहरों क्षेत्रों पे, दो मेजर रीजन है, शहरी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। पहाड़ों पर क्यों फट रहा है, क्योंकि जो तेज है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है वो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण शिफ्ट हो जा रहा है पहाड़ों पर, और वो मानसून को अपने अंदर खींच ले रहा है, लो प्रेशर रीजन उपलब्ध करा रहा है, और इस वजह से पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं। जब ये रीजन आप बता रहे हो एग्जाम में, जियोग्राफिकल रीजन दे रहे हो, तो आपको नंबर मिलने हैं। तो जीएस पेपर 3 दिख रहा है, हर क्वेश्चन समुद्री सुरक्षा चुनौती, समुद्र का डायग्राम बना के वहां पर प्रॉपर बताया। समेकित कृषि प्रणाली, विपणन की ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी, है ना, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज या फिर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस को मैप से बता रहे हो, डायग्राम से बता रहे हो, सिंपल सी बात है, आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलने हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप, देखो इसका आप जीएस 3 में मानो, जीएस पेपर 1 में, आप इसको साइंस का क्वेश्चन मान सकते हो, और आप इसको एक बार याद है, जूनो भी पूछा था पेपर 1 में, जूनो, मानव जाति के लिए जूनो के क्या लाभ हो सकते हैं, ये प्रश्न पूछा था, है ना, पेपर 1 में पूछा था। तो यूपीएससी पेपर है, मन करता है पेपर 1 में पूछते हैं, मन का पेपर 2 पूछते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। आप क्या इस संकीर्ण विचारधारा को मानते हैं, नैरो माइंडेड एग्जाम में सोच रखते हैं कि पेपर 1 में ये पूछेगा, पेपर 2 में ये पूछेगा, पेपर 3 में ये पूछेगा, ठीक है। यूपीएससी के पेपर दिख गया आपको। अब मैं एक बार आपको यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू दिखाता हूं, दोनों चीज हम लोग साथ साथ में करते चलेंगे, ठीक है। ठीक है, यूपीएससी का एक बार पीवाईक्यू देखिए, फिर सिलेबस पाएंगे, फिर हम लोग उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक बार यूपीएससी का पीवाईक्यू आप देखिए, तो कह रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब देखो हम लोग यही करने वाले हैं एग्जाम में, हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये है, अब जैसे पीवाईक्यू है, ये है कंटेंट आपका, गिव ऑन अकाउंट ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश, ये है, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये बस कंटेंट है। तो हम क्या करेंगे, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट देंगे। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट है, लिखना क्लास में सिखाएंगे, इसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसमें मैप्स कैसे बनेंगे, इसमें कोई फ्लोचार्ट बन सकता है क्या, क्या इसमें कोई ग्राफ भी बन सकता है क्या, क्या इसको इन्वायरमेंट से जोड़ा जा सकता है क्या, क्या इसको भौतिक भूगोल से जोड़ के लॉजिकल रीजनिंग बता सकते हैं क्या, कि भैया उत्तर प्रदेश 3 भागों में बटा हुआ है। सपोज देखो आंसर का तरीका, यहां पे तो सीधे सीधे लिख दिया ना कि उत्तर प्रदेश में ये धारक है, ये खनिज है, ये पाए जाते हैं, सीधे बता दिया, चूना पत्थर ये। क्या हम इसको इस तरह से बता सकते हैं कि ये रीजन है सोनभद्र, जो कि छोटा नागपुर पठार के पास का क्षेत्र है, यह है बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है, यहां पर है भाबर तराई, इस वजह से यहां पर रेत पाया जाता है ना। कौन कौन से मिनरल किस कारण से कहां पर पाए जाते हैं, लाइमस्टोन यहां पर क्यों पाया जाता है, लाइमस्टोन यहां पर क्यों पाया जाता है, ठीक है, सोनभद्र जिले में कोयला और ये सब क्षेत्र क्यों है। अगर आप इस तरीके से बता रहे हो, ललितपुर में क्यों डायमंड या बाकी चीजें मिल रही हैं, इस तरीके से बता रहे हो, तो आपको सीधी बात है नंबर मिलेंगे। क्यों 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 सोच के, क्योंकि गिव एन अकाउंट, खनिजों का विवरण देना है, लॉजिकल रीजनिंग से अगर आप बताएंगे आंसर को, तो आपको सीधी बात है नंबर ज्यादा मिलेंगे। फैक्ट याद करके जाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम लोग करने क्या वाले, समझ में आ रहा है, हम लोग करने यही वाले हैं कि ऐसा कंटेंट आपको उपलब्ध करा देंगे, ठीक है, कंटेंट उपलब्ध करा देंगे, क्लास में लिखना सिखाएंगे। इसको लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो भाई, मेजर फायदा क्लास में अटेंड करने का है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि बैच हम 2500 रुपए दे देंगे और 500-600 क्वेश्चन का हमको कंटेंट मिल जाएगा, हम वो पढ़ लेंगे, इससे बढ़िया मत ज्वाइन करना। मैं इसमें कोई मैं चोरी ही नहीं कर रहा हूं यार, मत ज्वाइन करना, वो आपका भला उससे नहीं है। आपका भला तभी है जब आप क्लासेस करें, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे। हां, ये कर सकते हो कि आप सेलेक्टिव क्लासेस करें, कि मान लो आपको लग रहा है कि पॉलिटी में बहुत अच्छी आती है, तो पॉलिटी की 3 क्लासेस, 2 क्लासेस इंट्रोडक्शन वाली देख ली, 3-4 क्लासेस देख ली, पॉलिटी की सारी क्लासेस कंटेंट नहीं पढ़ा, क्योंकि कंटेंट आपका क्लियर है, ठीक है। ज्योग्राफी में भी यही किया कि 5-6-7 क्लासेस शुरू की देख ली, है ना, बाकी क्लियर है, यही तो बताएंगे सर, एक्स्ट्रा बताएंगे, बस बीच बीच में रैंडमली देख लिया, ये काम कर सकते हो। लेकिन ये मत सोचना कि केवल कंटेंट इकट्ठा करके और कंटेंट बेचेंगे, हम लोग वो वाले नहीं है, वो
काका वीडियो वाले लोग नहीं है कि पीडीएफ का आपसे पैसा लेंगे। पीडीएफ, आधी पीडीएफ तो ऐसे ही फ्री में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये कोई इसका लोड ही नहीं है, लेकिन क्लास मैटर करेंगी, ठीक है। जो मैटर होगा वो क्लास होगा। तो ये आप देख रहे हो कि ये चीजें हैं। तो यूपी के क्वेश्चन देखोगे, अगर मैं यूपी के क्वेश्चन की बात करूं तो यूपी क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन यूपी वालों ने पूछा है, उत्तर प्रदेश से पाए जाने वाले खज्जियों का विवरण दें, सीधा, ठीक है। अगर आप देखोगे सीधा, स्मार्ट सिटी के विकास के लिए बुनियादी ढांचागत तत्वों की गणना करें, डायरेक्ट क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग पर एक टिप्पणी लिखें, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब इधर उधर का कोई बात ही नहीं, कोई बकैती नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा, ठीक है। तो यूपी पीसीएस 2018 में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर मैं नीचे चलूं, ठीक है, थोड़ा सा इस समय के क्वेश्चन पे जाऊं, लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी आ रहे हैं, ठीक है। सिंचाई के साधन क्या है, सिंचाई की भूमिका का विश्लेषण करें, डायरेक्ट, ठीक है। मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, डायरेक्ट। उत्तरदायी कारकों की भी पहचान कीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन। डिस्क्राइब, है ना, चक्रवात क्या है, तो भूगोल का क्वेश्चन है, चक्रवात क्या है, समशीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए, डायरेक्ट। एनसीईआरटी, कुछ नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, खत्म करना है आंसर, इधर उधर कोई बकैती नहीं, ठीक है। गंगा के मैदान के ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए, ठीक है, यानी रूरल सेटलमेंट, पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन गैंगेटिक प्लेन, डायरेक्ट। जल संकट क्या है, डायरेक्ट। वाटर क्राइसिस, सजेस्ट सुटेबल मेजर फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर देखोगे, यूपी पीसीएस के पेपर को, तो दो चीजें आपको दिखेंगी, है ना। अब यानी आपने पेपर देख लिया पीवाईक्यू, अब मैं सिलेबस पे आता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सिलेबस भी ओपन करता हूं तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक चीज। मैं क्या करता हूं, यूपीएससी यूपी पीसीएस दोनों का सिलेबस अगल बगल ओपन करने की कोशिश करता हूं। मुझे एक सेकंड आप लोग समय दें, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और एग्जैक्ट दोनों की डिमांड क्या है। जैसे आप लोग अभी हल्ला करोगे कि सर जो है ना, हम तो यूपी पीसीएस वाले हैं सर, हम यूपीएससी कैसे पढ़ेंगे। तो ये हल्ले से बचाने का मैं उपाय यहां पर कुछ कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिए आप, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ध्रुव बैच भी मैं बता रहा हूं, मेंस के पहले आपके पास गोल्डन अवसर है, ये ध्रुव बैच, ठीक है। मेंस के पहले आप अगर 2 काम कर लेते हो, देखो मेंस के पहले आप 2 काम कर लेते हो अगर, ठीक है। ध्रुव बैच से 500 क्वेश्चन क्या आपने प्रैक्टिस कर ली जो हमने क्लास में बताया, और सृजन 3 महीने या 2 महीने सृजन आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन करके 2 महीने अपनी कॉपी चेक करा ली, 2 महीने कि आप क्या लिख रहे हो, जो क्लासियम समझ में आ रहा है वो समझ के अप्लाई कर पा रहे हो कि समझ से ऊपर से केवल जा रहा है। जैसे ये भी तो हो सकता है कि क्लास मैंने समझाया और आपके ऊपर से चला गया, ठीक है। तो ये बात पता करने के लिए अगर आप ये 2 काम कर ले रहे हो, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। अगर ये 2 काम आप कर ले रहे हो, कोई भी माई का लाल आपको मेंस फोड़ने से नहीं रोक सकता, कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका सारी चीजें क्लियर, आपका सिलेबस, भाई सिलेबस ही तो कंप्लीट करना है एग्जाम के लिए, और क्या करना है, जान थोड़ा ना दे दोगे अपनी, तो सिलेबस यहां पे कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को समझना, तो ये मोर देन एनफ है आपके लिए। अगर अब मैं यहां पे आपको दिखाऊं अगर, ठीक है, लास्ट ईयर जब हम लोग ने ध्रुव पढ़ाया था ना, तो लास्ट ईयर हम लोग ध्रुव कैसे पढ़ाया था, हम लोग ने बेसिकली वो उठा लिया था, घटना चक्र। इस बार हम लोग ने घटना चक्र का मोह त्याग दिया है, ठीक है। इस बार हम लोग कुछ चीजें ऐड है, नो डाउट, है ना। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि घटना चक्र, या क्योंकि भाई अच्छा घटना चक्र वाले भी ऐसा थोड़ा ना कि खुद रिसर्च कर रहे हैं कि यूपी में एक तो जियोग्राफर भेजा और वो रिसर्च करके पेपर दे रहा है, तब वो जियोग्राफी के नोट्स, नहीं, वो भी इधर उधर से उठा ही रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसा है कि सारा रिसर्च करके बना रहे, नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप दोनों के पीवाईक्यू आपने देखे, अभी बार सिलेबस पे नजर डालिए तो आपको कुछ चीजें पता चलेंगी, ठीक है। पीवाईक्यू आपने दोनों को मैंने दिखाया। तो अगर यूपी पीसीएस की मैं बात करूं, पहले बार यूपी पीसीएस की बात कर लेता हूं। तो यूपी पीसीएस क्या है दोस्तों, यूपीएससी का पीवाईक्यू अगर आपने कर लिया यूपीएससी पीवाईक्यू यूपी पीसीएस में प्लस यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू, तो आपके 95% क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, केवल यही 2 सोर्स से, और कुछ नहीं करना है। यूपीएससी आपके पास मान लो समय नहीं बचा, मतलब आपके पास 5 दिन बचा और 5 दिन बाद आपका मेंस है, और आप सोच रहे हो जियोग्राफी के लिए मैं क्या करूं, तो अगर आपने केवल यूपीएससी पीवाईक्यू रीडिंग कर ली, लिखने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू रीडिंग कर ली, प्रैक्टिस है, तो आप 95% क्वेश्चन कर लोगे। कैसे, अभी मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। जैसे देखो यहां पर समझना, पहले तो एक बार सिलेबस दोनों का देखते हैं, तब चीजें और क्लियर होंगी। क्या है, पहले सिलेबस देखिए, मैं हिंदी वाला कर लेता हूं सामने, ठीक है।
या इंग्लिश वाला कर लूं, दोनों ही है ऊपर नीचे। मैं थोड़ा सा जूम हो जाएगा ना तो और अच्छे से क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो मैं हिंदी वाला एक बार को कर लेता हूं सामने। तो यहां पर देखिए, ये यूपी पीसीएस का सिलेबस है हमारे सामने। मैं गारंटी दे रहा हूं यूट्यूब पर या किसी कोचिंग में इस तरह से अलग अलग नहीं डिस्कशन किया जाता है। आप खुद कभी देख लीजिएगा, आपने बहुत सारी कोचिंग की होगी, ठीक है। मैंने सुना है कि फीस 1 लाख रुपए देकर भी यूपी पीसीएस की आजकल तैयारी होती है, ठीक है, मैंने ये बात सुनी है। लेकिन यहां पर मतलब मुश्किल से हम लोग का सारा बैच मिला लो ना, प्री टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज सब मिला लोगे तो 10,000 रुपए का सारा मिला जुला के खत्म, तैयारी खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं करना, केवल इसी ढंग से पढ़ना है और सारी तैयारी घर बैठे। और सबसे बड़ी बात है, यहां पे आपको मेंटरशिप भी मिलती है। मेंटरशिप की क्लासेस डेली हो रही हैं, बिना रुके डेली मेंटरशिप की क्लासेस चल भी रही हैं आपकी। सिलेबस अगर देखेंगे तो पहला पॉइंट है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, यहां पर ही है तो डन। दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, यहां पर भी वही है। विभिन्न जिम्मेदार कारक, उद्योगों के स्थापित करने के जिम्मेदार कारक। हिंदी रीड कर रहा हूं समझाने के लिए, जब डिस्कशन करेंगे ना हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे तो मैं प्रॉपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। अभी केवल एक बार समझिए दोनों चीजों को, ठीक है। फिर है भूकंप, सुनामी, ये सब इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव, इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव, भूकंप, सुनामी। यूपीएससी खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं यूपीएससी में, यही 3 पॉइंट है। अरे ये क्या हुआ, यूपी पीसीएस तो बहुत बड़ा सिलेबस है। यूपी पीसीएस अब नई बकैती कर रहा है, कुछ पॉइंट ऐड कर रहा है, कह रहा है हम बड़े लोग हैं, तुम क्या समझते हो हम यूपी पीसीएस यूपीएससी के बराबर है, नहीं, हम अलग लोग हैं, हम एक्स्ट्रा सिलेबस देंगे। तो इसने कहा रुको, ये देखो, भारत के समुद्री संसाधन और उनकी क्षमता, एक पॉइंट नया क्रिएट कर दिया। दूसरा पॉइंट, मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सीमा और सीमांत यानी फ्रंटियर एंड बाउंड्री, तीसरा पॉइंट इन्होंने और पूछ दिया। चौथा, जनसंख्या और बस्तियां, शहरीकरण, स्मार्ट शहर, स्मार्ट गांव, कीवर्ड, इन्होंने ये दे दिया चौथा पॉइंट। और 5वां पॉइंट, उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, ठीक है, इतिहास, संस्कृति, ये रीति रिवाज, पर्यटन, है ना, बेसिकली ये है। इसको हटाइए, इतिहास संस्कृति हटाते हैं, ये है उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, मानव और प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी। ये 5 पॉइंट इन्होंने अलग से दे दिए सिलेबस में, बस कुछ नहीं। बोला यूपीएससी का सिलेबस प्लस 5 पॉइंट बराबर यूपी पीसीएस का सिलेबस। तो जो लोग हल्ला करते सर हम केवल यूपी पीसीएस वाले हैं या हम केवल यूपीएससी वाले, तो मान लो अगर आप केवल यूपीएससी वाले हो तो हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, पहले इन तीनों पॉइंट को कवर करेंगे, इसके बाद आप मत करना क्लास मत करना, पहले इन तीनों पॉइंट को कवर करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो आपका अपने आप में हो गया यूपीएससी सिलेबस खत्म। यूपी पीसीएस वाले हो तो आपको ये पॉइंट एक्स्ट्रा कराया जाएगा। तो बस यही अंतर है। फीस में हम लोगों ने मगजमारी से बचने के लिए कोई अंतर नहीं रखा है। तो मान लो मैक्सिमम लोग आजकल ऐसे ही हैं जो यूपीएससी यूपी पीसीएस दोनों देते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। फीस में कोई अंतर नहीं है, बराबर फीस है, दोनों की 2500 रुपए ही फीस है। तो अगर मान लो आप दोनों एग्जाम दे रहे हो तो यूपी पीसीएस वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीज कवर होगी। अगर आप केवल यूपीएससी दे रहे हैं तो केवल यूपीएससी वाला ज्वाइन कर लीजिए, कम चीजें कवर होंगी, ढंग से होंगी। अब एक चीज और समझिएगा, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी यूपी पीसीएस के सिलेबस में कुछ अंतर है, कुछ नहीं। यूपी पीसीएस वालों ने मूर्ख बनाया और कुछ नहीं किया है, केवल मूर्ख बनाया। मतलब ऐसा नहीं होता कि चुग्गा फेंक दिया और लो भाई खा लो और जाल में फंस जाओ, जाल में फंसाने का काम किया जो लोग अलग मानते हैं, कुछ नहीं है। देखो क्या अंतर है, बस मानना। जैसे आप समझो एक बात, मतलब देखो मूर्खता, देखो है ना, इसी कहते हैं मूर्खता, समझना। एक है भारत के समुद्री संसाधन और उनकी क्षमता, यही है ना क्वेश्चन। रिसोर्स मतलब इंडिया मरीन रिसोर्स एंड देयर पोटेंशियल, ये है ना, ओशियानिक रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल, यही तो है। देखो टॉपिक यही है, ओशियानिक रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल, यही है ना। यूपीएससी क्वेश्चन कह रहा है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जिसमें भारत भी शामिल है, भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। तो संसाधनों का वितरण क्या केवल जमीन पर होता है? अगर मान लो मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में कि भारत के समुद्री संसाधनों का विवरण दीजिए और बताइए कि भारत इन संसाधनों में कितना समृद्ध है, हाउ रिच, है ना, हाउ रिच इंडिया इन दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेस, मान लो, या मरीन रिसोर्सेस क्वेश्चन पूछे तो आप कहोगे नहीं नहीं ये सिलेबस नहीं है, एकदम नहीं मना कर पाओगे। इन्होंने क्या किया, बस इसी बात को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। ह्यूमन माइग्रेशन एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है, रिफ्यूजी प्रॉब्लम ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जोड़ के ये प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि कई जगह ह्यूमन माइग्रेशन कैसे हो रही है, प्राकृतिक कारणों से हो रही है। हमने पढ़ा था पुश फैक्टर पुल फैक्टर, यही पढ़ते हैं। तो अगर मान लो यहां पर पूछ देता है यूपीएससी भी ये क्वेश्चन को, तो आप मना कर दोगे? एकदम नहीं मना करोगे।
कोविड-19 प्रवास पे प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है, प्रश्न बन चुके हैं। इवन अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे ना, कोई भी टेस्ट सीरीज, जैसे आप विजन, दृष्टि, अब यूपीएससी हिंदी भी नेक्स्ट मंथ से मेंस की टेस्ट सीरीज ईयर वाइज लॉन्च कर देगी, तो कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो ये क्वेश्चंस बनते ही हैं कि कोविड-19 ने सोशल जस्टिस में बन जाएगा। बस ज्योग्राफी का नाम नहीं लिखेंगे, मैं लिख दूंगा, जब यूपीएससी में क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं लिख दूंगा ये सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है कि भारत में जलवायु परिवर्तन प्रेरित प्रवासन पर चर्चा कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ दूंगा। आप मना कर दोगे कि नहीं नहीं सिलेबस में नहीं है, तो कोई बात नहीं। अंतर केवल एकमात्र अंतर एक चीज है सिलेबस में यूपीएससी, वही उत्तर प्रदेश भूगोल का विशिष्ट ज्ञान, ये भी अंतर नहीं है। जब भाई बस ये क्या है, यूपी पीसीएस थोड़ा स्पेसिफिक जा रहा है और अंडर जा रहा है। भाई आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, सिलेबस में क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, यहां देखो सिलेबस में विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है ना, तो क्या विश्व के बाहर है, क्या मंगल ग्रह में रहते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश वाले मंगल ग्रह पे रहते नहीं। बस इन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए आपको, खनिज, सिंचाई के स्रोत, मिट्टी, वन, खान, ये सब होना चाहिए, बस समझना। बस इन्होंने इस बात को बता दिया। आप जब इंडिया का भूगोल पढ़ते हो तो आप ये जरूर पढ़ते हो कि उत्तर प्रदेश में भाबर, तराई, है ना, तराई रीजन में भाबर, तराई, बांगड़, खादर, ये सब होते हैं। मैंने खुद ने एनसीईआरटी में पढ़ा है। ये सब चीजें हम ऑलरेडी जब इंडिया को पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, तो कायदे से देखा जाए तो सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बशर्ते बस एक चीज है कि यूपीएससी कभी उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक होकर प्रश्न नहीं पूछेगा अलग से कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई संसाधन, नहीं, वो कहेगा नॉर्थ इंडिया, कहेगा उत्तर भारत के प्रमुख सिंचाई संसाधनों का वर्णन दे। अगर यूपीएससी प्रश्न बनाएगा तो ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो बात समझना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं जब 2020 में पहली बार यूपी पीसीएस मेंस लिखने गया था, जिस साल मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, 2019 में भी मैं प्री क्वालिफाइड था, 18 में भी प्री क्वालिफाइड था, 2 साल में मेंस ही देने नहीं गया, है ना, 2 साल में मेंस ही देने नहीं गया, मुझे मन ही नहीं था। मतलब उस समय मैंने कसम खाई थी, मैं अभी भी मैंने कसम ही खाई, आपको पता ही होगा, मतलब बात आपने देखा, मैंने ज्वाइनिंग भी नहीं की, है ना, मैंने नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि मैंने अभी भी कसम खाई, अपनी कसम इतना जल्दी थोड़ा ना छोड़ देते हैं कि मैं यूपी पीसीएस में नौकरी करूंगा नहीं, मैंने कसम खाई थी। तो मैंने कसम खाई थी, तो मैंने 18-19 का मेंस देने गया ही नहीं। 20 वाला मेंस के साथ चक्कर ये पड़ गया कि यूपीएससी के एग्जाम के जस्ट बाद हो गया एग्जाम, मतलब यूपीएससी का एग्जाम था, उसके 3 दिन बाद यूपी पीसीएस का एग्जाम था। तो लखनऊ गया था यूपीएससी का मेंस लिखने, तो मैंने कहा चलो जब आए तो बहती गंगा में मजे करके आते, एग्जाम में कोचिंग का प्रमोशन कर देंगे। मैं बेसिकली यूपी पीसीएस मेंस देने जाता हूं तो मैं वहां पे कोचिंग का प्रमोशन करने जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, बातचीत करता हूं, उनके साथ बकैती करता हूं। आप लोग जो लोग सेंटर पे गए होंगे इधर 1-2 साल, तो उनको पता भी होगा कि मैं कितना बकैती करता हूं जाके सेंटर पे। तो मैं बातचीत करता हूं कि अरे कैसा रहा, क्या चीज आई, पेपर भी देखता हूं, खुद एक्सपीरियंस गेन करता हूं, बस, है ना। उस साल में यूपी का अलग से एक अक्षर पढ़ के नहीं गया था, लेकिन मैंने सारे यूपी के क्वेश्चन किए थे, सारे क्वेश्चन सही तरीके से किए थे, और सबसे बड़ी बात सिलेक्शन भी हो गया था। और जीएस पेपर 1 में 106 या 107 नंबर भी आए थे, तो नंबर भी कम नहीं आए थे, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की तो यूपी पीसीएस नहीं कर पाओगे, यूपी पीसीएस की कर रहे हो तो यूपीएससी नहीं कर पाओगे। बस अंतर क्या है वो समझते हैं। अंतर है, एक छोटा सा अंतर है, 2 अंतर है बेसिकली। मैंने कहा था ना, मैंने तीसरा पॉइंट क्या बोला था, क्या करवाऊंगा आपसे, 1 मिनट रुकिएगा। ये मैंने ये बोला था ना, देखो अब वापिस आते हैं। यूपीएससी पीसीएस पीवाईक्यू हमने देख लिया, सिलेबस मैंने दिखा दिया कि 6 पॉइंट अलग हैं, 6 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। डिमांड मैंने कहा था तीसरा पॉइंट करेंगे हम, डिमांड पे बात करेंगे कि दोनों की डिमांड में क्या अंतर है। तो डिमांड में पहली अंतर देखो क्या है, ठीक है, पहले इसी बात को समझ लो। यही पे लिखता हूं, डिमांड में पहला अंतर यह है कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस, ये अंतर हम एक शीट बना लेते हैं बस। तो यूपीएससी क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है, एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है, प्लस आपका स्टैटिक। तो स्टैटिक आपको आता है तो यूपीएससी क्वेश्चन आपको अप्लाइड पूछता है, जैसे कि परिप्रशांतीय क्षेत्र के भौगोलिक उसका वर्णन। जैसे आप इस साल का पेपर देखेंगे 2022 का, मैंने आपको दिखाया था, बेसिकली आपको जैसे पूछा इस्थमस और मतलब इस्थमस और स्ट्रेट इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे इंपॉर्टेंट है, तो कैसा क्या इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल ट्रेड में इस्थमस और स्ट्रेट का,
ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी, यानी एप्लीकेशन। आपको इस्थमस पता है, आपको स्ट्रेट पता है, यानी आपको स्थल संधि और जल संधि पता है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। यूपीपीसीएस क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट। अभी क्या है, क्योंकि अभी नया नया बना है ना भाई, ये 2013 से पूछ रहे हैं, ये 2013 से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये अप्लाइड पूछ रहे हैं। अब अप्लाइड हो गया एग्जाम, ये अभी लेटेस्ट बने 2018 में, तो 5 साल लेट चल रहा है ना। आने वाले 5 साल में ये भी पहुंच जाएंगे इसी बराबर, देखना अंतर नहीं रह जाएगा। अभी मैं बताऊंगा, अभी अंतर है भी नहीं, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा डायरेक्ट पूछ रहा है, सीधा सीधा, कि बताओ भूकंप क्या होता है, बताओ हिमानी से बनी हुई निक्षेपण डिपोजिशनल फीचर्स कौन कौन से होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। ये अप्लाइड, ये डायरेक्ट। जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व के लौह इस्पात उद्योग वर्तमान में बंदरगाहों के निकट क्यों स्थापित हो रहे हैं, कारण बताओ। ठीक है, यूपीपीसीएस पूछेगा लौह इस्पात उद्योगों के वितरण पर चर्चा कीजिए। सिंपल। इनके क्वेश्चन थोड़े इनडायरेक्ट है, इनके क्वेश्चन डायरेक्ट है। एक बात अंतर यह पता चल गई, पहला अंतर। जो दूसरा अंतर है यूपीएससी यूपीपीसीएस में, दूसरा अंतर है, यूपीपीसीएस वाले सामान्यतः अपना जो अलग पॉइंट इन्होंने सिलेबस का दिया है, जो अलग से पॉइंट दिया है सिलेबस में, 5 पॉइंट है ना, जो कि यूपीएससी में भी पूछ सकता है, नो डाउट। यूपीएससी भी ये क्वेश्चंस बना सकता है ना, मना नहीं कर सकते हम कि नहीं बनाओ। लेकिन ये वाले ससुरे यूपीपीसीएस ये 5 पॉइंट अलग से जरूर पूछते हैं, जरूर पूछते हैं। आप हर बार देख लेना। तो अगर आप पेपर देखेंगे तो ये 5 पॉइंट से प्रश्न जरूर बने। देखो, उत्तर प्रदेश में खनिजों का विवरण दें, ठीक है। स्मार्ट सिटी, देखो अलग से पॉइंट, मैं सिलेबस बगल में ओपन कर रहा हूं, आपको वहीं पे दिखाता हूं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें और क्लियर होगा। ठीक है, अच्छी बात यह कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है अब, और मैं आपसे बता रहा हूं गारंटी के साथ, जो तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये बात तुम एकदम क्लियर कट समझ लीजिए, ये तरीके से आपको कोई भी नहीं पढ़ाता है। कितना भी एक्सपीरियंस टीचर हो, कितना भी कह दे कि मैंने ये पीएचडी की है, हमारे यहां से इतने आईएएस बन गए, इतने, यार आपको लगता है कि क्या केवल हिंदी साहित्य पढ़ के कोई आईएएस बन सकता है? क्या केवल कोई भूगोल पढ़ के आईएएस बन सकता है? आपको ऐसा लगता है? खुद एक बार अंतरात्मा में झांक के देखिएगा। और क्या जो स्पेशल हिंदी साहित्य वाले टीचर हैं, क्या वो हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? श्रेय लेना किसी सफलता का, है ना, ये मेरे हिसाब से बहुत सही बात नहीं है। हम लोग भी देखो ये नहीं कहते कि हमारी वजह, हम कहते हैं ये हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, है ना, हमने साथ रखा है, ये हमारे साथ थे, बस मेंटरशिप दिए, जहां पे जरूरत पड़ी हेल्प की, बस। हिंदी साहित्य से भी जो सिलेक्शन हुआ, कब के सिलेक्शन हुए भाई? वो आप दिखा रहे हो सिलेक्शन, वो 2018 से वही लोग लगातार सेलेक्ट हो रहे हैं, वही 2022 में भी सेलेक्ट हो गए, 2021 में भी, 22 में आएगा। बताइए, ये बताइए ना, फाउंडेशन बेस से कितने सिलेक्शन हुए? कोई माइकल लाल ये नहीं पूछता है कि यार फाउंडेशन बेस से कितने सिलेक्शन हुए, ये नहीं कोई पूछता है, क्योंकि ये पूछ देगा तो असलियत खुल जाएगी, और असलियत खुल जाएगी तो दिल्लिया कैसे जाएंगे, मम्मी पापा का 2 लाख रुपया हुआ कैसे बर्बाद करेंगे, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है ना। मैंने देखा हमारे जान पहचान के टीचर हैं, ठीक है, तो वो डालता है कि हमारे यहां से पढ़ के ये आईएएस रैंक, आईएएस 14-15, वो पढ़ाते हैं साइंस एंड टेक। आपको लगता है कोई व्यक्ति साइंस एंड टेक पढ़ के आईएएस बन जाएगा? अरे प्री भी नहीं निकलेगा साइंस एंड टेक से। हाँ, 10-5 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, 1-2 क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा उसकी मेहनत का श्रेय, जो व्यक्ति ने खूब एफर्ट किया, उसका श्रेय आप पूरा ले लोगे कि मैंने पढ़ाया और मेरा स्टूडेंट है, डायरेक्ट मैंने 1-to-1 सारा सब्जेक्ट पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इन मामलों से बचिए, देखिए रियलिटी चेक करिए, क्वेश्चन क्या आ रहा है उस बात पर फोकस करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखो यहां पर देखो सिलेबस में क्या है, एकदम जो अलग पॉइंट्स है वो क्वेश्चन पक्का पूछ रहा है। जैसे स्मार्ट शहर है, स्मार्ट शहर पे हर बार प्रश्न अलग से पूछा। देखो, स्मार्ट सिटी के विकास के लिए बुनियादी ढांचागत तत्वों, यानी कह रहा है इन्यूमरेट द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट फॉर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, डायरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसको छोटा करके इसको जूम कर दे रहा हूं, अब ये अब सही दिख रहा है। ठीक है, अब सही दिखेगा, है ना। भरोसा भी रख के कुछ चीजें सुन लेनी चाहिए। अभी वैसे भी हम लोग पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं, 2nd क्लास से पढ़ाई स्टार्ट होगी, 1st क्लास तो बेसिकली ओरिएंटेशन क्लास है। तो मैंने प्रॉपर समझाया किस तरह से 1 और 3 लिंक्ड है, 1 और 2 लिंक्ड है, और 1, 2, 3 मिला के 4 लिंक्ड है। 4 में पूछ सकता है पर्यावरणीय नैतिकता से आप क्या समझते हैं, पर्यावरणीय नैतिकता के प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। तो जो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे ना कि इन्वायरमेंट से बचने के लिए, डिजास्टर इन्वायरमेंट से बचने के लिए क्या चीज किए जानी चाहिए, वही आंसर लिखेंगे पेपर 4 में। तो सारा सिलेबस लिंक्ड है, दिमाग को इसी तरह से धागों से धागा जोड़ना चाहिए। जैसे इकोसिस्टम, इसीलिए बोलते हैं इसको यूपीएससी का इकोसिस्टम में हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। कोई भी एक
कड़ी तोड़ने का मतलब है इकोसिस्टम बर्बाद करना। उसी तरह से दोस्तों यूपीएससी भी, यूपीपीसीएस भी, सारा सिलेबस लिंक्ड है। आप सबको अलग से उठा के नहीं पढ़ सकते कि इसको अलग से उठा के पढ़ते, नहीं, आपको इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा, और वो इंटरलिंकेज हम लोग यहां पर सिखाएंगे, प्रॉपर एकदम अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बुंदेलखंड एज अ कल्चरल रीजन, अलग से यूपी स्पेशल, देखो स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। बुंदेलखंड का भौगोलिक विवरण दीजिए। व्हाट इज एन एयर मास, तो ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन तो कॉमन होंगे ही ना भाई, है ना। तो वायु द्रव्यमान क्या है या वायु भार क्या है, कुछ तो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कॉमन होंगे। जैसे वॉल्केनो, अर्थक्वेक एंड सुनामी, तो ये सब कुछ क्वेश्चन तो कॉमन होंगे भाई। ये सीधा सीधा सिलेबस का जो पॉइंट है, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, ये है ना, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, सीधे सिलेबस का पॉइंट। मैं केवल इस बात पे फोकस कर रहा हूं, इन चीजों पे प्रश्न जरूर से जरूर बनाए हैं यूपीपीसीएस ने। थोड़ा सा उल्टे से चलते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छे से चलेंगे, ठीक है, उल्टे से चलते हैं तो और सही से रहेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन क्या है, देखो उत्तर प्रदेश सिंचाई साधन यहां पर लिखा है वन्यजीव खान और सिंचाई के स्रोत, यही डायरेक्ट। तो जो अलग से पॉइंट है ना, उससे प्रश्न यूपीपीसीएस जरूर पूछता है। मृदा अपरदन से प्रभावित प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए चक्रवात क्या है, ये तो चलो कॉमन क्वेश्चन हो गया। गंगा के मैदान में ग्रामीण बस्तियां, देखिए अब यहां पे देखेंगे आप, है ना, जनसंख्या और बस्तियां, ठीक है, जनसंख्या और बस्तियां, प्रकार और पैटर्न, क्या पूछा है, पैटर्न, रूरल सेटलमेंट पैटर्न, सीधे, है ना। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट से जरूर क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, हर साल स्पेसिफिक पॉइंट से जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। तो उत्तर प्रदेश दिख गया, वाइल्ड टूरिज्म, औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए, ठीक है, हिमनदों की भूमिका का वर्णन कीजिए, रिवर्स माइग्रेशन क्या है, देखो प्रवास, रिवर्स माइग्रेशन क्या है। अब बताओ, ठीक है, यहां पर भारत अगर पूछ दे, भारत कर दे, तो क्या ये यूपीएससी क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, मना करोगे क्या, नहीं यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछे। देखो हिंद महासागर के संसाधनों पर प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न। तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूं, जो दूसरा अंतर ये है, ठीक है, जो दूसरा अंतर मैंने आपको बताया, वो क्या अंतर बताया कि यूपीपीसीएस वाले जो अलग से पॉइंट देते हैं सिलेबस पे, उससे प्रश्न जरूर बनाते हैं, हर साल 2 से 3 प्रश्न अलग से जरूर बनाते हैं। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हमारी अप्रोच ये रहेगी, हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, प्लस जो अलग से पॉइंट हैं उसको कवर करेंगे, उसको भी करेंगे, ठीक है। तो हमारी अप्रोच यही रहेगी, कुल मिला के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे यहां पर, ठीक है। मैंने वही कहा कि 70 से 80 क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग जीएस पेपर 1 का भूगोल जितने हो जाएं, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूर्ण ईमानदारी करने के, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, भूगोल और इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट ये करेंगे। यहां पे हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जो मैंने आपसे मैप डायग्राम स्टार्टिंग से प्रॉपर चीजें सिखाई हैं कि देखो मैप यहां पे ऐसे बनाएंगे, केस स्टडी ऐसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन में ये डायग्राम होना चाहिए, तो हम लोग ये काम करेंगे। कंटेंट आपको ऐसा दे दिया जाएगा, तो हिंदी इंग्लिश में कंटेंट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, ये होगा। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग पीवाईक्यू प्रॉपर जो यूपीएससी यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू है, इसकी भी डिस्कशन करते चलेंगे। हर पीवाईक्यू डिस्कशन नहीं होगा, बात फिर से सुन लो, ये मत सोचना सर आपने इस साल का पीवाईक्यू डिस्कशन नहीं किया, नहीं, समय ही नहीं है उतना। 500 क्वेश्चन का ही टारगेट है भाई, जो बात कही जा रही है वही किया जाएगा, इससे ऊपर की डिमांड आपकी कोई मानी नहीं जाएगी, क्योंकि इवन जितना हम लोग मटेरियल दे देंगे ना, उतना मटेरियल वो काका वीडियो जो वो लोग हैं, वो लोग 10,000 रुपए केवल मटेरियल के चार्ज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि वीडियो डिस्कशन देखने लायक है ही नहीं, तो वीडियो का पैसा कैसे लें, ठीक है, तो उनको ये बात पता है, इसी वजह से वो इसका चार्ज भी नहीं करते हैं, तो ये बात समझिएगा। और यूपीएससी वाले भी प्रॉपर, तो हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इसको करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बैच जो लोग कर रहे हैं उनको देखना मजा आएगा, तो जो लोग खासतौर पे एक प्रॉब्लम और थी सर हम एनसीईआरटी बैच कर रहे हैं तो क्या हम ध्रुव बैच भी करें, मेरे हिसाब से करना चाहिए, यही आपका मौका है, यही आपका यूपीएससी से पहले, यूपीपीसीएस से पहले यही मौका है कि आप एक बार मेंस की तैयारी कंप्लीट करें। और अभी इसकी क्लासेस आप शेड्यूल अगर देखेंगे, ठीक है, अब मैं थोड़ा शेड्यूल पे चर्चा करता हूं, ध्रुव की बात बताता हूं, तो आप देखोगे 15 नवंबर है, फिर 17 नवंबर है, फिर 19 नवंबर है, अभी एक एक क्लास है, केवल 1.5 घंटे से 2 घंटे की मैक्सिमम एक एक क्लास है केवल, ठीक है। तो अभी आप यही समय है कि 2 दिन में आप 1.5 घंटा नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हो, एक दिन 45 मिनट, अगले दिन 45 मिनट, ये भी काम कर सकते हो, 1.5 गुने स्पीड पे भी सुन सकते हो आप, 1.5 पे, और भी समय बचेगा। तो बात ये देखो समझो, इससे आपका काम भी तो हो रहा है, सिलेबस के हर पॉइंट आप खुद से टच करो चाहे ना करो, यहां पे ज्वाइन करने से एक चीज तो हो जाएगा कि पॉइंटवा तो हर चीज टच हो जाएगा, कैसे लिखना है वो तो हो ही रहा है, मेंटरशिप में भी हम लोग करवा ही रहे हैं, ठीक है। तो ये बात समझिए, ये ध्रुव का आपको मामला समझ में आएगा कि ध्रुव में हम लोग करने क्या वाले हैं, यही काम कर, कैसा कंटेंट मिलेगा मैंने वो भी बता दिया।
एग्जैक्ट शब्दों का मॉडल आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो जो आप लोग, कई लोग ये सोच रहे थे कि क्वेश्चन और मॉडल आंसर दिए जाएंगे, नहीं, क्वेश्चन और आंसर दिए जाएंगे, ऐसे समझ लो, या क्वेश्चन और कंटेंट दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चंस प्लस कंटेंट दिए जाएंगे, ये काम आपको किया जाएगा। वहां से गागर में से मोती कैसे चुनना है वो काम हम लोग करवाएंगे। ऐसे ही कर देते, मॉडल आंसर दे देते, सब लोग बेच देते भाई, लेके खरीद के, यहां से लोग इसको व्यापार बना लेते। नहीं, हमें पता है अभी क्या है कि अभी हम लोग यूट्यूब पे, स्टार्टिंग में हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। यूट्यूब का मतलब प्राइवेट लिंक से आप लोग को देंगे, तो लोग बहुत चंट हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि यार, रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के प्रयास, आप लोग के सहयोग से ये प्रयास चल रहा है। 2500 रुपए फीस, इतनी मिनिमम फीस में कोई नहीं पढ़ा सकता। आप देखते ही होंगे, आप लोग कर रहे होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट हमारा ज्यादा है, मैं आपसे बता रहा हूं, लिटरली ये सच्चाई बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट हम लोग खर्चा करते हैं, जो लैपटॉप, आप लोग सोचोगे कि पर्सनल यूज नहीं हो रहा है, भाई सारा आप लोग के पढ़ाने के लिए चीजें यूज हो रही हैं। ठीक है, जब आप लोग ये काम करने लगते हो, अनएथिकल काम करने लगते हो, तो हमारा भी मोटिवेशन डाउन होता है, और फिर हमें लगता है कि यार इतनी मेहनत करने का क्या मतलब है। हमें पता है एक बार सिलेक्शन आने लगेगा ना, तो फिर हमारा फिर कोई टेंशन नहीं है। एक बार सिलेक्शन आने लगेगा, एक बार आप लोग सपोर्ट करने लगोगे, तो फिर हम लोग भी फीस बढ़ा सकते हैं ना भाई, फिर हमारे पास भी ऑप्शन है। अभी हमने फीस ही इतनी कम इसलिए रखी है ताकि मैक्स से मैक्स लोग ज्वाइन कर सके। अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों, सबको ज्वाइन कराइए, बोलिए कि ये ज्वाइन करिए। पिछले बार के बैच का रिव्यू देखिए, जो सेलेक्ट है उनके रिव्यू देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने केवल इस बैच से करके काम कर लिया, नहीं, मैं ये भी अभी भी आपसे भी नहीं ये बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इस बैच से सपोर्ट मिला। जो नंबर आपके 90 आ सकते थे एग्जाम में, आप जो कर रहे थे काम, उससे इस बैच ने 110 लाने में हेल्प की। बस सिंपल सी बात है। डायग्राम्स, कहां पे कौन से मैप्स, कहां पे कौन से ग्राफ यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये काम इस बैच ने करा है। मैं केवल इतना बात कह रहा हूं, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम लोग आज पहला लेक्चर हो सकता है आपको समझ में आएगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सिलेबस आपने समझा होगा, पेपर 1 और पेपर 3 कैसे लिंक्ड है ये आपने समझा होगा। यूपीएससी यूपीपीसीएस में क्या डिफरेंस है ये आपने समझा होगा। पीवाईक्यू देखा होगा। ये सारे काम हम लोग यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। जो कंटेंट है पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। पीडीएफ में नोटिंग, नोटेशन, ये सब पीडीएफ की डिमांड एकदम मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये डिमांड नहीं होनी चाहिए कि सर लिखा हुआ पीडीएफ दीजिए, जो क्लास में पढ़ा। नहीं भाई, पेन कॉपी लेके बैठना है, खुद नोट करना है। तो जो क्लास में बताया जा रहा है उसकी नोट डाउन खुद से करते चलना है। ये काम आप लोग को करना पड़ेगा खुद एफर्ट लगा के, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचोगे कि सर सारा काम कर दो और हमारी तरफ से एग्जाम भी लिखाना। मुझे एग्जाम लिखना रहेगा तो मैं वही से भी लिख लूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। फीस डिटेल मैं आपसे शेयर कर देता हूं, कैसे फीस डिटेल शेयर करनी है। तो ये देखिए, ये है 2023 के लिए फीस है 2500, 2024 के लिए 3000। फीस 500 इसलिए ज्यादा है क्योंकि 24 का सपोर्ट 24 के मेंस तक रहेगा। सपोर्ट का मतलब यह है आप कोई क्वेरी पूछोगे, कोई डाउट आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो यहां पर आपके साथ डिस्कशन की जाएगी प्रॉपर। ये है अभी कोर्स मोड है रिकॉर्डेड, मेजरली जैसे आपको बहुत पुरानी रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी। अभी आपने देखा होगा एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स ऐड होने के साथ साथ आपको रोज की क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी, ठीक है। लाइव क्लासेस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लाइव में क्या होता है, दिमाग बहुत भटकता है। आप लोग 50 डाउट, उसी में कई लोग आ जाते हैं, हेल्प 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 सर, हेल्प सर, इधर उधर के क्वेश्चन में भटकते हैं, समय कम से कम बर्बाद हो। लाइव क्लासेस केवल तब होंगी जब आप लोग को जरूरत लगेगी। आपको लग रहा है कि नहीं सर कुछ डाउट्स हैं, कुछ डाउट्स क्रिएट हुए हैं, उसका डिस्कशन कर दीजिए, या 1-to-1 डिस्कशन जब गूगल मीट होगी तब लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस रेगुलर नहीं होंगी, मेनली रिकॉर्डेड होंगी। लाइव कराने में हमें कोई समस्या नहीं है, इंटरनेट बहुत शानदार चल रहा है, लाइव की पूरी फैसिलिटी है। ऐप बन जाएगा तो मे भी लाइव हम लोग, क्योंकि ऐप में कुछ सेलेक्टिव लोग ही आएंगे ना, ऐप में जो पेड पैसा देगा वही आएगा, और तो कोई आ नहीं सकता। तो वहां पे हम लोग लाइव करने की प्रॉपर कोशिश करेंगे, ठीक है। असीमित बार आप देख सकते हैं, जितना मन कर उतनी बार देख सकते हैं, कोई नहीं है। जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। तो 2023 वाले बैच का वैलिडिटी कब तक रहेगी? जब तक 2023 का रिजल्ट आएगा तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। ये कॉल नंबर नहीं है, मैं पहले बता देता हूं, इस पे कॉल नहीं उठती है, ठीक है। तो ये कॉल नंबर नहीं है, केवल पेमेंट नंबर है @UPI। किसी और पेमेंट नंबर पे करेंगे तो आपका ये मान्य नहीं होगा। यहां पर सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, ठीक है। ये एकदम सिंपल सी बात है। बैंक डिटेल्स भी यहां पे दी हुई है। आप पेमेंट करने के बाद आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है जो कि नॉन रिफंडेबल है। स्क्रीनशॉट इन दोनों मोबाइल नंबर पे आपको शेयर करने हैं, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो इन दोनों मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, है ना। और यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे लास्ट ईयर जिन्होंने ध्रुव बैच ज्वाइन किया था, वो फिर से चाहते हैं कि अपडेट होना 2023-24 का करना, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए 500 का स्पेसिफिक डिस्काउंट है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, या तो स्कैन करके या तो ये लिंक से ये ज्वाइन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।